इससे पहले हमने क्या करा था, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी कर लिया था, राइट। डिफरेंशिएशन एक बार खुद करना तो इजी है, ठीक है। तो एओडी में जो टॉपिक्स हैं मेन हमारे कौन कौन से आते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा रेट मेजर, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है इसके। हमें इसके बाद नेक्स्ट है फर्स्ट टॉपिक, फिर सेकंड है हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, उसके बाद टेंजेंट नॉर्मल, फिर हमारा है मैक्सिमा, दो ओवर इसमें रोल्स थ्योरम और लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं आज। सबसे पहले आता है रेट मेजर। जैसे मैं कहता हूँ सारे के सारे जितने भी आपने 9th-10th क्लासेस में एरिया एंड वॉल्यूम्स के फॉर्मूलाज पढ़े हैं वो याद होने चाहिए तुम्हें। कोई बताएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता था? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और अगर CSA ऑफ कौन बोलते हैं तो 1/3 क्या होता है? कौन का क्या होगा भाई? पाई RL होता है बेटा। कर्व सरफेस एरिया कौन होता है? पाई RL। अच्छा, लार्जेस्ट डायगोनल ऑफ अ कीबोर्ड बताएगा कोई क्या होता है? कीबोर्ड का लार्जेस्ट डायगोनल क्या होता है? जैसे हमारा नहीं आराम से देखो, कीबोर्ड का बोला है, कीबोर्ड का सोच के बताओ क्या आएगा। ये हमारा रेड से लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। तो लार्जेस्ट डायगोनल का मतलब है ये, इसकी बात कर रहा है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। बताइए इसकी लेंथ क्या है? निकाल सकते हैं इसके बारे में? इसका याद रखो फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ x² + l² + b²। हाँ, दो बार पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। एक बार हमें इसमें लगाना पड़ेगा AB, ये वाला ट्रायंगल लेंगे BCD से आपका ये वाला फ्लोर वाला डायगोनल निकल जाएगा। फ्लोर वाला जो डायगोनल आएगा इसकी लेंथ आएगी, अगर ये हाइट है और ये ब्रेड्थ है, लेंथ और ब्रेड्थ, तो ये आएगा l² + b² का रूट आएगा। और फिर जब आप ट्रायंगल लोगे ये वाला ATB, इस ट्रायंगल में लार्जेस्ट डायगोनल की वैल्यू क्या आएगी? रूट l² + b² + h²। क्लियर? और अगर यही चीज कोण में होती तो क्यूब में होती तो क्या होता? सेम चीज। अगर क्यूब में बात करेंगे तो क्या आएगा? √3 है, क्योंकि a² + a² + a² क्या हो जाएगा? 3a², और 3 तो रूट में रह जाएगा, a का जो स्क्वायर होगा रूट से बाहर आकर a बन जाएगा। a इज द एज ऑफ द क्यूब। ठीक है, याद रहेगा भाई? यस सर। तो बेटा एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मूला सारे याद रखो, ठीक है। देन उसके बाद आता है जब रेट मेजर में हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो या तो वो बताता है कि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, अदरवाइज यूनिट्स को देखकर भी पता लग जाता है। जैसे अगर वो कहेगा कि रेट ऑफ वॉल्यूम चेंज दे रखा है, चेंज इन द रेट ऑफ वॉल्यूम dV/dt, अगर हमें यूनिटी ऐसी दी हुई है 80 cm3/सेकेंड, तो ये तो देखकर ही पता लग जाएगा कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। कभी कभी वो स्पेसिफाई कर देता है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस या विद रिस्पेक्ट टू हाइट। तो याद क्या रखना है, जैसे वॉल्यूम अगर मान लो सिलेंडर का हम लिखते हैं πr², तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर r भी वेरिएबल है और h भी वेरिएबल है, राइट। लेट्स से अगर दोनों ही वेरिएबल हैं तो जब आप डेरिवेटिव करोगे या तो r के रिस्पेक्ट में या h के रिस्पेक्ट में या t के रिस्पेक्ट में, तो एंश्योर करो कि आपका राइट साइड पे सिर्फ सिंगल वेरिएबल हो, क्योंकि अगर दो वेरिएबल्स होंगे तो फिर प्रोडक्ट रूल लगाकर सॉल्व करना पड़ेगा। एंड ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, कोई ना कोई रिलेशन दे रखा होता है r और h में, जिसके थ्रू हम उन दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट साइड पे इंश्योर करो कि एक ही वेरिएबल हो। अगर लेट्स से उनमें रिलेशन बन ही नहीं रहा, फिर तो करना ही पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं कुछ। लेट्स से क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंपल सा है क्वेश्चन कि वाटर जो है कॉनिकल फनल से ड्रिप कर रहा है। लेट्स से कॉनिकल फनल कुछ ऐसा दिया है,
वाटर इज ड्रिपिंग थ्रू कॉनिकल फनल एट अ रेट ऑफ dv/dt दे रखा है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, इस रेट से ड्रिप कर रहा है। तो मैंने dv/dt ले लिया बिकॉज पर सेकेंड दे रखा है, थ्रू अ टाइनी होल एट द वर्टेक्स ऑफ द ए पॉइंट, ए वर्टेक्स पे एक होल है, वहां से वाटर ड्रिप कर रहा है इस रेट से। फिर उसने बोला है व्हेन स्लांट हाइट, ये होती है हमारी स्लांट हाइट, ये होती है हमारी हाइट, और ये होता है हमारा रेडियस। तो उसने बोला कि जब स्लांट हाइट, व्हेन द स्लांट हाइट ऑफ द वाटर इन द वेसल इज 4 सेंटीमीटर, व्हेन L इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, फाइंड करना है रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ L व्हेन, हमें वर्टिकल एंगल भी दिया हुआ है, व्हेन वर्टिकल एंगल इज π/6 लेते हैं। तो उसने बोला है कि जो वाटर ड्रिप कर रहा है फ्रॉम द होल एट वर्टेक्स ए इज 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो फिर पूछा कि एक इंस्टेंट पर जब हमारा स्लांट हाइट जो होगा वो 4 सेंटीमीटर होगा, तब बताना है उस टाइम पर जो रेट ऑफ डिक्रीज होगा एल वो कितना होगा व्हेन वर्टिकल एंगल जो गिवन है वो फिक्स्ड है। वर्टिकल एंगल तो कोई चेंज नहीं होगा बिकॉज जो कॉनिकल फनल है जिसमें से वाटर ड्रिप कर रहा है उसका वर्टिकल एंगल तो सेम ही रहेगा, इट डजंट मैटर कि वो पानी कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, तो ये तो फिक्स्ड है। तो कैसे स्टार्ट करें? सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ, कौन का क्या लिखें, कौन का वॉल्यूम क्या है हमारा 1/3 pi r square 1/3 पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ तो आर आ रहा है और एच आ रहा है, हमें पूछा एल के बारे में हुआ है, तो क्या करें, तीनों में कुछ रिलेशन होता है, क्या लगा दें? मैंने कहा था कि आपको वॉल्यूम जो है राइट साइड पे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, तो राइट साइड पे आपका आर और एच है, तो क्या आर और एच को हम एल की टर्म्स में लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस जो दी हुई? बताओ Yes. बताओ क्या लिखूं, बताओ क्या रिलेशन लगाएं? h को l cos theta अच्छा मैंने जो लिखा है एंगल व्हेन द वर्टिकल एंगल ऑफ द कॉनिकल फेसल, ठीक है मैंने दे रखा था π/, अच्छा वर्टिकल एंगल ये पूरा होता है या आधा होता है? आधा आधा होता है ना, तो मुझे देना चाहिए, नहीं तो π/12 हो जाएगा, इसको चलो π/3 कर देते हैं, ठीक है। अब ठीक है, तो अगर आधा होता है तो अब ये वाला π/6 होगा। तो आप किसी भी ट्रायंगल में, दो ट्रायंगल लेकर या एक ट्रायंगल कोई सा भी ले लो, राइट वाला ले लो लेफ्ट वाला ले लो, ए बी सी, इस ट्रायंगल में हम कॉस और साइन लगा देते हैं। तो एक बार कॉस लगा देते हैं π/6 और एक बार साइन लगा देते हैं π/6, क्या आएगा, कॉस π/6 होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है हमारा h, हाइपोटेनस कितना है, और साइन होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस जिसमें r होगा डिवाइड बाय l। तो h की वैल्यू भी आ गई और r की वैल्यू भी आ गई, h की वैल्यू क्या आ गई l cos 30, कितना होता है cos 30 में √3/2, और यहाँ से r आ जाएगा l 1/2। अब r और l दोनों की वैल्यू आ गई, r और h की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ l, तो v था हमारा 1/3 पाई r स्क्वायर, r का स्क्वायर l/2 का होल स्क्वायर इंटू में h l √3/2 का होल स्क्वायर, इसमें होल स्क्वायर नहीं आएगा बस। तो हमारा ये जो लाइक v का एक्सप्रेशन था वो पूरा का पूरा l की टर्म्स में चेंज हो गया, 1/4 √3/2 इनको अलग कर लो, क्या बचेगा l का क्यूब, ठीक है। अब किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, t के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, तो dv/dt क्या आएगा, ये तो सारा कांस्टेंट है, तो √3 पाई बाय कितना बचा नीचे 12/24, ये तो अलग कर दो, और एल क्यूब का क्या होगा डेरिवेटिव 3l², साथ में क्या लिखूंगा, साथ में क्या आएगा dl/dt भी आएगा क्योंकि t के रिस्पेक्ट में करा है। इसकी वैल्यू आपको पता है, l की वैल्यू भी गिवन है, तो ये जो निकालना है निकल जाएगा, क्लियर? बताओ भी सभी को क्लियर? यस ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन आता है, लेट्स से ऐसे बोलते एक शैडो वाला क्वेश्चन आता है, सिमिलैरिटी सभी को पता है बेटा, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या होता है, ट्राइंगल जब हम बोलते हैं सिमिलर हैं दो ट्राइंगल, अगर मैं कहता हूँ ए बी सी ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, नेमिंग मान लो ऐसे ले लेते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के साथ, तो बाय डबल ए, दो डबल एंगल का मतलब कि अगर दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या क्या होता है,
ये है, देन क्या क्या बातें याद रखनी है कि इनकी जो एरियाज़ की रेशो होगी इनके जो एरियाज़ की रेशो होगी वो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर की रेशो की, ठीक है ना। और अगर साइड्स की अगर बात करें तो साइड तो नॉर्मली प्रोपोर्शन में ही रहती है, साइड की जो रेशो होगी वो प्रोपोर्शन में रहेगी, इसी बाय पी। तो ये चीज़ें दो बातें याद रखनी है आपको। अच्छा, जैसे मैंने एरियाज लिखा है और साइड्स लिखा है, साइड्स के साथ एक चीज़ और याद रखना, इनका मीडियन की रेशो, इनके ऑल्टीट्यूड की रेशो, इनके एंगल बाइसेक्टर की रेशो, ये भी प्रोपोर्शन में रहेंगे, और इनके पेरीमीटर की रेशो, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, पेरीमीटर की रेशो भी साइड्स की प्रोपोर्शन, साइड की रेशो की इक्वल होगी, ठीक है। तो ये कुछ बातें जो ध्यान रखनी है। लेट्स से क्वेश्चन आया, ओके, हमें दे रखा है क्वेश्चन कि एक लेटर है 5 मीटर लॉन्ग, लेट्स से लेटर 5 मीटर लॉन्ग and standing on a horizontal floor, lean against a vertical wall के अगेंस्ट इस तरह से लीन करके खड़ी हुई है। लेट्स से इसकी हाइट लेंथ जो है 5 मीटर की आएगी। अब उसको आप चाहे नीचे मूव कर दो चाहे ऊपर कर दो, लेकिन जो लैडर की लेंथ है वो हमारी 5 ही रहेगी, फिक्स रहने की। और इसको हमने नीचे से ए पॉइंट से क्या करा, ए पॉइंट से स्लाइड करना स्टार्ट किया, कुछ ऐसे। इस तरह से हम स्लाइड कर रहे हैं। तो ए पॉइंट को लेट्स से हम ए पॉइंट तक ले आए स्लाइड करते करते। तो जिस रेट से हम स्लाइड कर रहे हैं, लेट टॉप ऑफ द लेटर, अच्छा हमने टॉप को करा है, मैंने नीचे से लिया, लेट्स से टॉप को करा है, टॉप ऑफ द लेटर स्लाइड्स डाउन एट रेट ऑफ लेट्स से 10 मीटर या 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमने क्या किया, लेट्स से लेटर के टॉप को, सी पॉइंट को, लेटर को क्या करा, स्लाइड करना स्टार्ट किया नीचे, किस रेट से, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। देन पूछा, देन द रेट at which angle between, then let's say the rate at which the angle between the floor and ladder is decreasing when lower end of ladder is 2 meter from the wall, is बताने के बाद ऑप्शन 1/10 reading per second, the option है let's say 1/20 reading per second, and the option है let's say 20 reading per second, and the option है 10 reading per second। क्वेश्चन को समझ लो फिर यार कि लैडर जो थी 5 मीटर की थी, उसको हमने वॉल के अगेंस्ट क्या कर रखा, लीन कर रखा है इस तरह से। टॉप को क्या करा, नीचे स्लाइड करना स्टार्ट किया, किस रेट से, 10 मीटर पर सेकेंड के रेट से। और हमें बताना है द रेट एट विच, जिस रेट से एंगल चेंज होगा बिटवीन द फ्लोर एंड द लेटर। तो कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, नाम बोलो, कौन से एंगल की बात कर रहे हैं। लेट्स से पॉइंट एफ है, एंगल सी ए बी, अच्छा चलो ठीक है, इसको मान लेते हैं थीटा, ठीक है। अब कैसे स्टार्ट करें इसे, क्या लें फिर, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लें, साइन कॉस टेन क्या लें, रिलेशन क्या बनाए। हमें दे रखा था कि लेटर का जो टॉप है वो स्लाइड कर रहा है किस रेट से, 10 मीटर पर सेकेंड से।
तो लेट्स से मैंने सी से लेकर बी तक सी से बी तक एक्स मान लिया ये। और हमें ये 5 दिया हुआ है, हैप्पीनेस दी हुई है, और ए बी को चलो मैं लेट्स से वाई मान लेता हूँ। अब कैसे स्टार्ट करें? इक्वेशन तो समझ में आ रही होगी सभी को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 होगा, राइट? ठीक है, और हमें ये भी दिया हुआ है कि उस इंस्टेंट पे रेट निकालना है, उस इंस्टेंट पे रेट निकालना है जब व्हेन द लोअर एंड ऑफ द लैडर इज 2 मीटर फ्रॉम द, मतलब वाई की वैल्यू जब कितनी थी? स्टार्ट करो और बताओ कैसे करोगे, जिसमें हमें लैडर की लेंथ हमेशा पता है फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। कोई बताएगा भी क्या करेंगे? सबसे पहले साइन कॉस टेन क्या लें? बोलो भाई। साइन लें, कॉस लें, क्या लें? टेन लें? क्या इक्वेशन लिखूं? बोलो भाई, बोलो जल्दी से। किसी को नहीं आ रहा समझ? फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें पता है 25 है, ठीक है। हमें निकालना क्या है? कोई बताएगा कि सबसे पहले 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड को कैसे लिखना है? रेट डेरिवेटिव की फॉर्म में क्या लिखें? डेरिवेटिव की फॉर्म में 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड को क्या लिखें? dx बाई dt लिखें, dy बाई dt लिखें, क्या लिखें? dx by dt. dx बाई dt। अब ये भी बता दो कि dx बाई dt का साइन भी बता दो क्या होगा। टेन तो लिखूंगा, पॉजिटिव लिखूं, नेगेटिव लिखूं, या कुछ भी लिख दूं? नेगेटिव. क्यों नेगेटिव लिखा बताओ? डिक्रीज हो रही है ना कि हाँ बिल्कुल, तो ये चीज़ याद रखनी कि कोई चीज़ अगर डिक्रीज हो रही है तो फिर पॉजिटिव नहीं नेगेटिव आता रेट, राइट? ठीक है बिल्कुल। नेक्स्ट, अब आगे क्या करें? साइन कॉस टेन में से क्या लें? साइन कॉस टेन क्या लगाएं? बताओगे? पाइथागोरस थ्योरम से एक रिलेशन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। अब क्या लगा दो? डेरिवेटिव कर दो चलो इसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 को क्या आएगा? क्योंकि dx बाई dt पता है तो dy बाई dt पता लग जाएगा, क्या आएगा? 2x साथ में dx बाई dt प्लस 2y dy बाई dt इज इक्वल टू 0। तो dy बाई dt की वैल्यू बताओ जल्दी से क्या आएगी जब y की वैल्यू कितनी है? व्हेन y इक्वल्स टू 2 है, क्या आएगा आंसर? अच्छा एक चीज़ और नोटिस करो, हमें जो यहाँ पर x का रेट गिवन था वो सेंटीमीटर में गिवन था, और जो y गिवन है डिस्टेंस वो मीटर में गिवन है, तो इसको 200 लिख लो, ठीक है भाई? ठीक है, ये तो यूनिट डिफरेंट हो जाएगी, राइट? ये क्लियर है? ठीक है, या तो 10 सेंटीमीटर पर सेकंड को मीटर में चेंज कर लो, जैसे मर्जी कर लो। चलो मैं इसको 10 ही रखता हूँ और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ मीटर पे। तो बताओ यहाँ से क्या आएगा आंसर? टी वाई बाई डी टी बताओ कितना आएगा? 2 टाइम्स एक्स बताएगा कोई कितना होगा? अगर वाई की वैल्यू 2 है तो एक्स कितना आएगा? वाई की वैल्यू कितनी आएगी? √21। वाई की वैल्यू अगर 2 है तो एक्स कितना आएगा? अगर ये 5 है तो एक्स की वैल्यू आएगी हमारी 25 माइनस 4 √21 आएगा। अच्छा √21 मैं किस में ले रहा हूँ? मीटर में ले रहा हूँ, है ना? तो सेंटीमीटर में चेंज कर दो इसे 100 से मल्टीप्लाई करके, तो कितना हो जाएगा? √2 टाइम्स √21, या एक काम करते हैं मीटर में रखते हैं सबको। dx बाई dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.1 प्लस y की वैल्यू 2 और dy बाई dt। तो डी, अच्छा ये जो मैं लिखूंगा dx बाई dt ये नेगेटिव लिखेंगे, क्यों नेगेटिव लिख रहे हैं? क्योंकि डिक्रीज हो रहा था। तो 2 कॉमन ले लो, 2 तो हटा दो सभी जगह से, तो dy बाई dt की वैल्यू क्या आएगी? dy बाई dt आएगा हमारा पॉजिटिव आएगा कितना? 0.1 इंटू √21 डिवाइड बाई 2, ठीक है? ये क्लियर है सभी को भी?
यहाँ तक सभी को क्लियर है? बोलो सभी को क्लियर हो गया यहाँ तक? Yes. ठीक है, तो मैंने मीटर में लेकर सबको यूनिट को dy बाई dt भी निकाल दिया, यानी कि जिस रेट से हाइट डिक्रीज हो रहा है वो गिवन है, और जिस रेट से ये आगे की तरफ स्लाइड कर रहा है ये भी निकल गया कि y का डिस्टेंस। अब अगर मुझे निकालना था क्या निकालना है अभी, किस रेट से एंगल चेंज हो रहा है, किसके बीच में, एंगल बिटवीन द लैडर एंड किसके बीच में निकालना था, फ्लोर है ना, लैडर और फ्लोर के बीच में। तो बताओ कौन क्या लेना चाहिए, फ्लोर यानी बेस हो गया हमारा, क्या एडजेसेंट हो गया, क्या बेस या एडजेसेंट हो गया, और हाइटनेस हो गया। तो एडजेसेंट और हाइटनेस किस में आती है, कॉस में आते हैं दोनों। Yes. तो कॉस थीटा बता दो क्या लिखूं, y अपॉन y अपॉन 5 होगा, राइट। कॉस थीटा क्या आएगा, y अपॉन 5 आएगा ना। और इसी तरह से अगर साइन थीटा निकालेंगे तो x बाय 5। अब इसके बाद क्या करें, इसका अगर डेरिवेटिव करूंगा मैं, मुझे तो डी थीटा मुझे निकालना क्या है, डी थीटा बाई डी टी निकालना है। ये निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले डेरिवेटिव करूंगा। तो डेरिवेटिव करके क्या आएगा, कॉस का क्या होता है माइनस साइन थीटा, थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, मतलब टी के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो डी थीटा बाई डी टी लिखेंगे, इक्वल टू 1/5 एज इट इज डी वाई बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी की हम वैल्यू निकाल चुके हैं, कितनी आई थी, √21/20 इंटू में 1/5 इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा की मैंने वैल्यू क्यों लिखी है, समझ में आ गई, क्योंकि जब कॉस का डेरिवेटिव करेंगे तो डायरेक्टली डी थीटा बाई डी टी तो नहीं आ जाएगा, कॉस का पहले डेरिवेटिव होगा तो उसका आएगा माइनस साइन टी, और फिर साइन टी की वैल्यू पुट करेंगे और डी थीटा बाई डी टी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आएगा -x/5 और साथ में डी थीटा बाई डी टी। इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी थी भाई, माइनस का कितना आया था, नहीं माइनस नहीं, प्लस का कितना आया था, √21 आया था। तो √21/5 डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू 1/5 √21/20। क्या क्या कट गया, दोनों कट गए, डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू आ गई भाई, माइनस का 5 भी कट जाएगा, माइनस का 1/20। अच्छा माइनस का 1/20 आ रहा है, माइनस का 1/20, इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, Decrease. इंक्रीज डिक्रीज है ना। Decrease. और तुम्हें याद होगा, तुमने शायद 9th-10th में, मैं इसको जस्टिफाई भी कर सकता हूँ क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि तुम ऐसे क्वेश्चन लाइक करते थे 9th-10th में, हाइट एंड डिस्टेंस, अभी भी आ सकते हैं क्वेश्चन तो जेई में भी। आपको याद होगा यहाँ पर एंगल ज़्यादा होता था, याद है, जो अंदर वाला एंगल होता था ट्रायंगल में, याद आ रहा है सभी को, वो ज़्यादा होता था एज कम्पेयर टू बाहर वाले से, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा ए पॉइंट का और बी पॉइंट से, जब हम सी पर देख रहे हैं तो ए पॉइंट से ज़्यादा बनेगा एंगल एलिवेशन का और बी पॉइंट से कम बनेगा, क्योंकि जैसे हम लेट से बिल्डिंग के टॉप को देख रहा हूँ अगर मैं, तो मुझे अपना हेड क्या करना पड़ेगा, अब करना पड़ेगा ज़्यादा, अगर मैं ए पॉइंट से देख रहा हूँ एज कम्पेयर टू बी, ठीक है। तो जो तुम्हारा नेगेटिव आया तुम लाइक, हाँ बेटा सर ये कैसे पता चला कि रेडियंस का है? जो एंगल हमने निकाला है, यस सर। इसने बोला था रेडियन में, अच्छा तुम कह रहे हो कि रेडियन में कैसे पता लगा, कि डिग्री में भी हो सकता है, ये कह रहे हो? यस सर। क्योंकि जो हमने वैल्यूज ली हैं उसके हिसाब से हम डिग्री भी लिख सकते थे, फर्क पड़ेगा इसमें, रेडियन लिखें या डिग्री लिखें, हम मान के चल रहे हैं जो थीटा है ना, हम मान के चल रहे हैं, मतलब इसमें क्वेश्चन में ही बोल दिया ना, तो क्वेश्चन में हम मान के चल रहे हैं थीटा केस में रेडियन में, ठीक है, क्लियर है, फिर तो रेडियन में आएगा ना, ठीक है। तो थीटा भाई हम मान के चल रहे हैं भाई रेडियन में, तो हो सकता है क्वेश्चन में जब आएगा तो उसमें हो सकता है तो मैं स्पेसिफाई करके दे दे, ठीक है, क्लियर। ओके सर। हाँ क्योंकि ये गिवन तो है नहीं, तो ये तो मान रहा हूँ मैं कि भाई जो थीटा है वो रेडियन में, तो फिर इसलिए डी थीटा बाई डी टी भी मेरा किस में आएगा, रेडियन में आएगा, ठीक है। पर यूनिट्स का याद रखना, जैसे हमारा रेट में ये वाला सेंटीमीटर में था और ये मीटर में था, अगर ये चेंज नहीं करे, या तो सबको दोनों को मीटर में लो या दोनों को सेंटीमीटर में लो, अगर चेंज नहीं करा फिर आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। यस सर। सभी को क्लियर, ठीक है, किसी को डाउट बेटा इसमें, क्लियर हो गया। थोड़ा सा ट्रिकी था, बट जैसे हमने करा कि dx बाई dt की वैल्यू नेगेटिव लिखी। अच्छा इसमें डायरेक्टली क्या कनेक्शन नहीं बन रहा था, डायरेक्टली तुम सोच रहे होगे कि x और y जो इक्वेशन आई है इसमें थीटा तो है ही नहीं, है ना। तो प्रॉब्लम ये है कि इसमें तो थीटा है ही नहीं हमारा, तो कैसे निकालेंगे, हमें या तो साइन लेना पड़ेगा, कॉस लेना पड़ेगा, टेन लेना पड़ेगा।
साइन या कॉस का जब डेरिवेटिव करोगे तो सीधा डी थीटा बाई डी टी नहीं आ जाएगा, पहले साइन का होगा कॉस, जैसे मैंने कॉस से किया ना, तो तुम साइन से भी कर सकते थे, जैसे मैंने यहाँ से कर दिया, कॉस का डेरिवेटिव करके कर दिया। कॉस का मैंने इसलिए करा क्योंकि डी वाई वैसे साइन से भी आ जाता, अगर मैं साइन लेकर करता साइन थीटा इक्वल टू एक्स बाई 5, तो इसका आता कॉस थीटा, डेरिवेटिव आता कॉस थीटा, फिर आता डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू 1/5 और एक्स का डी एक्स बाई डी टी। ये भी पता है हमें, कॉस थीटा की वैल्यू हम लिख लेते कितनी थी, कॉस थीटा की वैल्यू थी y/5, y की वैल्यू 2 पुट कर देते, या मीटर में ले रहे हो तो 2, नहीं तो सेंटीमीटर में 200, तो तब भी आंसर आ जाता। क्लियर? ठीक है भाई, तो दोनों से निकल जाता है, ऐसा कुछ नहीं कि इससे आएगा। दूसरे मैंने कॉस लेकर करा स्टार्ट, तो कॉस का अच्छा मैं साइन या कॉस ही क्यों चूज कर रहा हूँ, टेन की भी चूज करा, बताओ। टेन भी ले सकता था, टेक में 10 में लेकिन करते डायरेक्ट तो क्या था, सेक्स स्क्वायर आ जाता, तो उसमें फिर कॉस का रेसिप्रोकल करके स्क्वायर करके तब लिखना पड़ता। तो चाहे साइन से निकाल लो, चाहे कॉस से निकाल लो, चाहे टेन से निकाल लो, कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेनी थी मतलब। ठीक है, सबसे पहले मतलब जो रेट मेजर या मैक्सिमम मिनिमम में भी हम एक काम करते हैं, क्या सबसे पहले इक्वेशन फॉर्म करते हैं। इक्वेशन मतलब आपको फिगर से क्या समझ में आ रहा है कि वेरिएबल्स जो हैं उनको कनेक्ट करो, जब वेरिएबल्स कनेक्ट करोगे उसके बाद ही एक इक्वेशन बनेगी और उसका डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे, बिकॉज जब तक मेरे पास इक्वेशन ही नहीं है तो मैं डेरिवेटिव कहाँ से करूँगा। ठीक है, तो मुझे बस ये पता था dx बाई dt, और उस इंस्टेंट पे निकालना था एंगल में चेंज कितना हो रहा है, जिस इंस्टेंट पर y की वैल्यू कितनी है 2 मीटर थी, तो y2 लेकर x भी पता लग जाएगा उस इंस्टेंट पे कितना होगा, जो कि होगा √21। पर इक्वेशन मेरे पास होनी चाहिए, तो इक्वेशन पाइथागोरस थ्योरम वाला सबसे सिंपल दिख ही रहा है, उसी से बनेगा। फिर जो वो इक्वेशन बन गई तो हमने क्या करा, dx बाई dt और dy बाई dt, जिसकी वैल्यू पता थी वो पुट करके dy बाई dt निकाल दिया। फिर उसके बाद चाहे साइन ले लो, कॉस ले लो या टेन ले लो, उसका भी फिर डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तभी हमारा डी थीटा बाई डी टी इन्वॉल्व होगा इक्वेशन में, नहीं तो आएगा ही नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया भी सभी को? अच्छा ये मत सोच लेना कि डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू डायरेक्टली डी एक्स बाई डी टी या डी वाई बाई डी टी से निकाल देंगे, वो नहीं निकलेगी। ठीक है ना, साइन कॉस कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेकर ही निकालना पड़ेगा। बोलो भी, किसी को डाउट इसमें, समझ में आ गया? अच्छा, अगर मैं लाइक क्वेश्चन मेरे को लाइक याद नहीं आ रहा, बट कुछ ऐसा हो, लेट्स से एक शैडो वाला क्वेश्चन आता है कि लेट्स से, एक क्वेश्चन बताता हूँ क्या क्वेश्चन है। चलो बाद में बताऊंगा, क्वेश्चन लाइक मिल जाएगा मुझे क्या था। इसके बाद आता है नेक्स्ट, कौन सा टॉपिक हमारा, रेट मेजर में, मतलब तुम्हारे बेसिकली लाइक तुम्हें डेरिवेटिव तो आता ही है करना, इक्वेशन फॉर्म करना आना चाहिए, प्लस साथ में तुम्हारे वो कर्व सरफेस एरिया वाले वो सारे रिलेशन बेटा याद होना चाहिए सभी। ठीक है, अच्छा उन जैसे हम एरियाज का फॉर्मूला लर्न कर लेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला लर्न कर लेंगे, याद आ रहा है कुछ सेक्टर और सेगमेंट के भी फॉर्मूले थे, याद है? सेक्टर का याद आ रहा है किसी को? एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता था? थीटा अपॉन 360, थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, राइट, अगर एरिया ले रहे हो, और अगर सिर्फ लेंथ ऑफ आर्क ले रहे हो फिर क्या आएगा, थीटा बाई 360 इंटू में 2 पाई आर। ये लेंथ ऑफ आर्क है हमारी, ये हमारा एरिया है। ठीक है, ठीक, इक्विलेटरल ट्रायंगल का डायरेक्टली कोई एरिया बताएगा क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया क्या लिखते हैं, √3/4 साइड स्क्वायर। और एक हेरोन्स फार्मूला भी याद रखना, हो सकता है किसी क्वेश्चन में लग जाए, हेरोन्स फार्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हेरोन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जिसमें एस क्या होता है सेमी पेरीमीटर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ट्राइंगल की तीनों साइड्स को एड अप करो, डिवाइड बाई 2, सेमी पेरीमीटर बोलते हैं इसको। ठीक है, फिर नेक्स्ट था हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में एज द लाइक नेम सजेस्ट कि भाई एक फंक्शन है जो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या किसी इंटरवल में क्या होता है इंक्रीजिंग होगा, कहीं पर क्या होगा डिक्रीजिंग होगा। तो वो करने के लिए हम क्या करते थे, टेस्ट क्या था कि जैसे मान लो एक फंक्शन कुछ ऐसे चल रहा है, ग्राफ कुछ ऐसा है, तो मैंने देखा कि ये लेट्स से बम्प आ रहा है, इसको मैंने ए पॉइंट मान लिया लेट्स से,
ये पॉइंट है बी। तो अगर मैं ए से पहले अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो टेंजेंट का स्लोप कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव आएगा। और अगर मैं ये नेगेटिव है पॉजिटिव है भाई? पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव यार, ऐसे मत करो। ये वाले तो एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनेगा भाई, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव आ रहा है, तो इस पॉइंट से लेट से, ये पॉइंट है लेट से सी, तो सी से लेकर ए तक क्या हो रहा है फंक्शन, इंक्रीजिंग में है या डिक्रीजिंग है, कुछ नहीं कह सकते, इंक्रीजिंग है राइट। तो अगर मैं कहूँ सी से ए तक फंक्शन एफ एक्स क्या है, इंक्रीजिंग है राइट। फिर अगर मैं बोलूँ ए से लेकर बी तक कैसा है, अगर आपको लग रहा है कि उसके बीच में जो मैं इंटरवल बोल रहा हूँ उसमें फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी हो रहा है, तो बोलते हैं नन। तो अब बताओ क्या हो रहा है फंक्शन, ए से बी में क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट जब बनाओगे किसी भी पॉइंट पर नेगेटिव स्लोप आएगा राइट, डिक्रीजिंग है। तो यानी कि इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा, डेरिवेटिव क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन जीरो भी तो आ सकता है, जैसे कि ए पॉइंट और बी पॉइंट पर अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स करूँ एट ए तो आंसर जीरो आएगा, और डी वाई बाई डी एक्स अगर एट बी करूँगा तो भी क्या आएगा, जीरो आएगा राइट। तो इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं पता है, नाम बताओ भी क्या बोलते हैं इनको, जहाँ पर डेरिवेटिव जीरो आ जाता है इसको क्या बोलते थे, स्टेशनरी पॉइंट। क्या बोलते थे, स्टेशनरी पॉइंट बोलते थे। मैक्सिमम में भी पढ़ेंगे दोबारा, स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, कंडीशन क्या लिखेंगे कि अगर फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या होना चाहिए भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और डी वाई बाई डी एक्स लेस देन इक्वल टू होना चाहिए किसके लिए, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। लेकिन अगर एक आता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, भाई फंक्शन तो ऐसा भी हो सकता था ना, इंक्रीजिंग फंक्शन ऐसा हो सकता था, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर बढ़ने लग गया। तो मैं कहूँगा कि ए से लेकर बी तक मेरा फंक्शन क्या है, जो है वो कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट है तो मतलब डेरिवेटिव कितना आएगा, जीरो आएगा। तो लेकिन मैं तब भी बोलूँगा कि इंक्रीजिंग है, मैं कहूँगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे इक्वल टू, हाँ इक्वल टू हो जाएगा जीरो, ठीक है। और जब मैं जो आपने स्ट्रिक्टली लूँगा फॉर तो, इंक्रीज हाँ बेटा क्या, डी बाई डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो नहीं आएगा या आएगा? इक्वल टू जीरो आ सकता है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है, कोई भी एक बात सही हो जाएगी, ठीक है। मतलब किसी बीच में, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पर जीरो भी आ जाए, ठीक है। पर मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर जीरो है तो पक्का क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। मतलब कंडीशन तो वही है कि ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, पर किसी मतलब सिर्फ ग्रेटर ही लिखो। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई, या ऐसे लिख दो, ग्रेटर देन इक्वल टू मत लिखो, ग्रेटर देन जीरो एट सम इंस्टेंट मैं कह दूंगा कि भाई जीरो भी आ सकता है, ऑल्सो एट सम पॉइंट और इंटरवल डी वाई बाई डी एक्स क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फिर ठीक है। सर भाई अगर कोई मुझसे कहे कि ये फंक्शन बताओ कैसा है, तो मैं कहूँगा इंक्रीजिंग है, और मैं कहूँगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी बोल सकता हूँ इसे, ठीक है। स्ट्रिक्टली सर इंक्रीजिंग ज़्यादा वो, हाँ बोलो। सर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होने के लिए फंक्शन को कंटिन्यूअस होना जरूरी है? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होने के लिए कंटिन्यूस होना जरूरी है, पूछो तो अगर यस। मैं कहता हूँ अगर, लेकिन डिफाइंड होना चाहिए। मतलब देखो क्या है, कंटिन्यूस हो गया तुम्हारे कह दिया कि एक पॉइंट पर, हाँ तो जैसे आपने बोला, अगर मैं बोलता हूँ कंटिन्यूस होना जरूरी है, उसका रीजन क्या है। अगर मैंने कहा एक फंक्शन है, लेट से ऐसे बनाते हैं, ब्रेक कर दिया ऐसे, और फिर यहाँ से स्टार्ट कर दिया लेट से ऐसे। तो अब अगर मैं कहूँ ये इंटरवल लेट से है x इक्वल टू 1, ये पॉइंट है लेट से x इक्वल टू 2, तो मुझे बताओ अगर मैं कहता हूँ कि fx इज इंक्रीजिंग, तो मैं कहूँगा ठीक है, ये तो ठीक है। लेकिन अगर मैं ये बोल दूँ fx इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल दे दिया ऐसे, अच्छा मैं कहता हूँ r बोल दिया, तो क्या ये ठीक है, नो ये सर। ठीक है? क्योंकि मैंने इंटरवल बोल दिया। मैं जनरली स्पीकिंग बात करूं इंक्रीजिंग, तो इसका मतलब ये है कि मैं बाय डिफॉल्ट फिर किसके बारे में बात कर रहा हूँ, इन इट्स डोमेन, है ना, फिर मैं डोमेन में बात कर रहा हूँ कि जहां पर वो डिफाइंड है, फिर
और सर, जैसे तुमने बोला कि अगर कंटिन्यूस ही नहीं है फंक्शन, है ये कह रहे हो ना तुम, अगर फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है, लेट्स से है ऐसा दिया हुआ है, लेट्स से लिया मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लेते हैं, fx लिया मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कैसे बनता है इसका ग्राफ? ऐसा बनता है ना। तो हमें पता है कि पहले बताओ कि कहाँ पे डिसकंटिन्यूस होता है। ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, सारे इंटीजर पॉइंट्स पे क्या होता है? डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीजर्स, है ना, x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो अगर मैं बोलता हूँ क्या ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, नन ऑफ दीस, तो क्या बोलूँगा? जनरल स्पीकिंग नन ऑफ दीस, भाई ना तो प्योरली इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, राइट है कि नहीं? क्या बोल सकते हैं इसके बारे में? कुछ बताओ। अच्छा, इंक्रीजिंग फंक्शन की वैसे जनरली डेफिनेशन क्या है कि अगर x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो y भी क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए भाई? बढ़ना चाहिए ना, यही मतलब होता है ना। मतलब अगर मैं वैसे बोलूं कि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए टेस्ट, एक और टेस्ट क्या, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन अगर मैंने बोला कि if x1 is greater than x2 तो देन fx1 भी क्या होना चाहिए? fx2 से बड़ा ही होना चाहिए, राइट। मतलब अगर आपने इनपुट की वैल्यू ज़्यादा ली है तो आउटपुट भी क्या होना चाहिए? ज़्यादा आना चाहिए। यही है ना इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन। या इक्वल टू भी लगा दो कि इक्वल है, इक्वल भी हो सकता है, राइट, ये ठीक है। और डिक्रीजिंग में क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा कि आपने x1 अगर बड़ा लिया x2 से तो fx1 क्या हो जाएगा? छोटा आ जाएगा। ये बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। यहाँ पर आपने लिया अगर 1.2 लिया, इसके लिए भी बनाया 1.999 लिया, तब भी क्या आएगा आंसर? तब भी क्या आएगा भाई? 1 ही आता है, राइट। ठीक है, Yes. ठीक है। तो यानी कि उसमें डिफाइंड होना चाहिए और कंटिन्यूस होना चाहिए जहां पर हम इंटरवल में बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? और स्ट्रिक्टली के लिए बता दो क्या डेफिनेशन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अच्छा, तो जैसे मैंने पीछे बताया कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नॉर्मल में क्या करते हैं? इक्वल टू जीरो भी आ सकता है। तो आपको याद होगा जब इंटरवल बताते हैं तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में जनरली कैसे इंटरवल ले लेते हैं? अगर इन्फिनिटी नहीं है तो क्या करते हैं? जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं, फाइनाइट पॉइंट, उनको इंक्लूड करते हैं या नहीं करते? नहीं बताओ भाई। नहीं करते, स्ट्रिक्टली नहीं, वैसे नॉर्मली जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होती है तब तो करते हैं ना। मतलब स्ट्रिक्टली नहीं करते। स्ट्रिक्टली में नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रिक्टली में अगर जीरो आ रहा है, अगर जीरो नहीं आ रहा है, बहुत रेयरली ऐसा होगा, ज्यादातर आ ही रहा होगा जीरो, तो फिर उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया लेट्स से, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव बड़ा होना चाहिए और इसमें लेस देन जीरो होना चाहिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। तो लेट्स से क्वेश्चन दिया वाई एफ एक्स दे रखा है, लेट्स से एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12। बताओ ये कहाँ पर इंक्रीजिंग है, कहाँ पर डिक्रीजिंग? फाइंड इंटरवल वेयर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो पहले क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप क्या है? क्या करते हैं? डेरिवेटिव बताओ क्या आएगा? एफ डैश एक्स क्या है अभी? एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 6, ठीक है। तो कॉमन ले लो, क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब इसके अब क्या करेंगे? इसकी मिडल स्प्लिटिंग करेंगे, पर क्या इसकी मिडल स्प्लिटिंग हो जाएगी? नो, नहीं होगी। तो फिर डी वाला मेथड लगाएंगे, पर डी वाले मेथड में दिख रहा है इसमें क्या होगा? तो इसके बारे में जल्दी से बता दो, कहाँ पर इंक्रीजिंग होगा, कहाँ पर डिक्रीजिंग होगा? ऑप्शन नहीं दे रहा मैं इसके, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब बताना है कि ये फंक्शन जो है किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। जो फंक्शन डिफाइन है ऑन रियल नंबर है, पॉलिनोमियल जो फंक्शन होते हैं वो रियल नंबर पे डिफाइंड होते हैं। तो एफ एक्स अगर एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12 गिवन था, जो रियल नंबर पे डिफाइंड था, तो रियल नंबर के इंटरवल को हमें ब्रेक करके बताना है कि कहाँ पर इंक्रीजिंग है, कहाँ पर डिक्रीजिंग है। माइनस से तो कोई बताए? इंफिनिटी।
माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी क्या होगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग 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 होगा। इंक्रीजिंग ऑन आर मतलब ये तो हर रियल नंबर पे क्या होगा, हर रियल नंबर के लिए क्या होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग है। उसका रीजन है क्योंकि आपको दिख रहा होगा इसमें ए जो है वो पॉजिटिव है क्योंकि ए हमारा 1 है, और डी जो है वो लेस देन 0 आएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac करोगे तो बी का स्क्वायर हो जाएगा -1 का स्क्वायर और -4ac -4, तो 1 -4 -3 नेगेटिव आ गया। तो डी अगर नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, तो हमेशा जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होगा। तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हमेशा ही 0 से बढ़ाएगा, 0 भी कभी नहीं आएगा, मतलब 0 भी किसी वैल्यू के लिए नहीं आएगा, ठीक है। तो यानी कि हमेशा क्या आएगा इसका आंसर, इंक्रीजिंग होगा, बिकॉज ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है भाई, क्लियर है। सर 3 दो कॉमन कंडीशन, लिया तो 2 भी तो आए। मैंने 2 नहीं लिखा गया यार, अच्छा मैंने गलत कर दिया, कॉमन ही गलत ले लिया, सॉरी सॉरी, 3 लिया था मैं, हाँ सॉरी, 6 6 थे। तो अब हो जाएगा, जल्दी से बताओ, अभी भी लेकिन नेगेटिव आएगा, राइट, ठीक है। यस सर। तो कंडीशन मैंने बताई थी, तुम्हें याद होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमेशा ग्रेटर देन 0 इफ ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो होगा वो लेस देन 0 इफ ए नेगेटिव और डी भी नेगेटिव। तो दोनों में डी नेगेटिव है, ये याद रखो, और ए डिसाइड करेगा कि वेदर जो पॉलिनोमियल फंक्शन है हमारा वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0, क्लियर। यस सर। इसके बाद है तुम्हारा, कौन कौन से फंक्शन ऐसे होते हैं जो ऑलवेज इंक्रीजिंग या ऑलवेज डिक्रीजिंग, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। अगर मैं ये लेता हूँ log 2 बेस एक्स, बता दो, ये देखकर बता दो, ऑलवेज इंक्रीजिंग या ऑलवेज डिक्रीजिंग, या इंटरवल में होगा ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और कहाँ पे डिफाइन करा गया, डोमेन में, डोमेन में बात कर रहा हूँ। इंक्रीज। तो पहले तो इसका डोमेन बता दो मुझे कितना है, इसका डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक होगा, r प्लस r, ठीक है, ऐसे बोल दो 0 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है। और ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, डोमेन में इंक्रीज। ऑलवेज इंक्रीजिंग, तो ये हमेशा क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। लेकिन अगर लिख देता हूँ log 1/2x, अब क्या होगा, डिक्रीज। डिक्रीजिंग, है ना। अच्छा, इसका डेरिवेटिव, अब कोई बच्चा डेरिवेटिव करने बैठ गया इसका, उसका डेरिवेटिव कोई बताएगा कैसे करेंगे, dy/dx, डेरिवेटिव करके भी चेक कर लेते हैं क्या नेगेटिव आता है। तो डेरिवेटिव करने से पहले क्या करना पड़ेगा, बेस चेंज करना पड़ेगा, log x ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा, log 1/2 log हाफ, राइट। और जब मैं log के साथ बेस नहीं डिफाइन कर रहा तो उसका मतलब बाय डिफॉल्ट ई है, ठीक है, ठीक है। यस तो बताओ क्या होगा इसका डेरिवेटिव, क्या आएगा, डेरिवेटिव क्या लिखूं, नीचे जो लिखा हुआ है वो तो एज इट इज रहेगा, राइट। ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा भैया, 1/x, है ना। तो अब ये कैसे बताएंगे हम, ये कैसे बताएंगे कि हमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था, फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी कि अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इंक्रीजिंग में डेरिवेटिव पॉजिटिव आना चाहिए, वैसे नेगेटिव आना चाहिए। तो फिर इसमें क्यों हो रहा है सब, इसमें क्या होगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, x की वैल्यू अगर हम बढ़ाएंगे तो अब यहाँ पर नेगेटिव आएगा डेरिवेटिव, यस सर। बताओ कैसे। सर जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे कम होती जाएगी। नहीं, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन डेरिवेटिव क्या बोलते हैं, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ बोलते हैं, पॉजिटिव। dy/dx पॉजिटिव होना चाहिए ऐसे। यस अच्छा, और इंक्रीजिंग के लिए हम बोलते हैं नेगेटिव होना चाहिए ना। पर किसी इंटरवल में बात करते हैं या ऐसे किसी भी पॉइंट पर, बताओ भाई। इंटरवल इंटरवल में चेक करते हैं ना, है ना। जैसे जैसे हमने ये वाला पीछे वाला लिया, लेट्स से जैसे हमने लिया x² माइनस का 5x प्लस 6, ये लिया,
इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x माइनस 5 है ना, ये ठीक है। तो इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, क्रिटिकल पॉइंट कितना आएगा 5/2, ये ठीक है। यस अच्छा इसकी मिडल स्प्लिटिंग भी हो सकती थी क्या, नहीं होगी ना, ये हो जाएगी मिडल स्प्लिटिंग हो जाएगी, कितनी आएगी x प्लस 2 और 3 क्या आएगा भाई x प्लस x माइनस 2 और x माइनस 3 राइट, ये आएगा ना। तो हमने चलो इसी को देखकर एक वो बना दिया, पैराबोला बना दिया, कैसा बनेगा अपवर्ड पैराबोला बनेगा ना, कहाँ कहाँ पे कट करेगा, एक तो 2 पे कट करेगा और एक 3 पे कट करेगा, कुछ ऐसा बनेगा राइट। तो अब इस फंक्शन को देखकर मैं डायरेक्टली तो नहीं बोल सकता कि पूरा इंक्रीजिंग है पूरा डिक्रीजिंग है, कहाँ से कहाँ तक ये क्या हो रहा है, ये 2.5 है या 5/2। तो अगर मैं कहूँ माइनस इन्फिनिटी से लेकर 5/2 तक क्या हो रहा है, इस इंटरवल में क्या हो रहा है, डिक्रीज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग है राइट, है ना। तो dy/dx अगर मैं करूंगा इस इंटरवल में उस पॉइंट पर, तो आंसर क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव नेगेटिव आएगा राइट। तो ये कह रहा हूँ मैं। अच्छा एक बार इसका डेरिवेटिव निकाल के देखना क्या आएगा, बताओ इसका डेरिवेटिव क्या आएगा अभी। 2 तो dy/dx के हिसाब से कैसे बताएं, हमने जो पॉइंट लिया, लेट्स से मैंने ये पॉइंट लिया, इस पॉइंट में मैंने ये बनाया, इसका टेंजेंट ऐसा बना कुछ, ये बन रहा है। तो मैं कहूँगा इस पॉइंट पर जब मैंने 2.5 से पहले लिया तो टेंजेंट का जो स्लोप है किसी भी पॉइंट पर वो कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आएगा आंसर डेरिवेटिव करके बताओ। 2 को x माइनस 2 और x माइनस 3 में पुट कर सकते हैं। अगेन 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 क्या करेंगे, 2 को x माइनस 2 और x माइनस 3 में पुट करते हैं। हाँ हमने dy/dx तो निकाल लिया है ना। तो अब अगर मैं 2.5 से कुछ भी कम लेता हूँ, कुछ भी कम, तो मुझे पता है कि मेरा आंसर नेगेटिव आ जाएगा। क्यों, जैसे मैंने 2.5 से 2 ले लिया, तो x के लिए अगर मैं 2 ली तो 4 माइनस 5 क्या आएगा, नेगेटिव आएगा राइट। और 2.5 से अगर मैं ज़्यादा लेता हूँ, मतलब इधर मैं पुट करके देखूंगा ना, ये ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ बताओ, इस वाले में हमने क्या करा था, ये लिया था हमने। तो अब ये मुझे बताओ ये नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, क्योंकि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर इन्फिनिटी है। तो ये वाली वैल्यू इस इंटरवल में ये पूरा का पूरा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, ये बताओ भाई। पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, मुझे इतना बता दो बस कि x अगर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है तो dy/dx हमने किया और आंसर आया था 1 था 1/e⁻log2 और 1/x। तो मैं पूछ रहा हूँ ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है अभी। तो मुझे ग्राफ के थ्रू तो पता है कि भाई ये तो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो ये नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आना चाहिए ना। तो पर नेगेटिव कैसे आएगा समझाओ, x की वैल्यू तो पॉजिटिव है, तो फिर यानी कौन नेगेटिव होगा, समझ में आ रहा है कौन नेगेटिव है। हाँ ये सभी को समझ आ रहा है बेटा, ये नेगेटिव वैल्यू है, ये बात सभी को समझ में आ रही है। ये वाला मैंने स्पेशली एग्जांपल इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ तक करने के बाद आपको लगेगा ये पॉजिटिव है, ये आप भी पॉजिटिव ले रहे हो तो ये तो पॉजिटिव हो गया। तो ये बात सभी को समझ में आ रही है ना कि बेस अगर ई के साथ अगर हाफ का ले रहे हैं तो हाफ का जो लॉग आएगा ई बेस में वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सभी को क्लियर है भाई, ठीक है। ग्राफ याद आ रहा है सभी को, इसका कैसा बनता था ग्राफ, किसी को याद है, ऐसा ही बनता था। यस सर। और आपको पता है कि अगर x के लिए 1 पुट कर दोगे तो y 0 आ जाता था, याद आ गया। और फिर 1 के बाद पॉजिटिव आना स्टार्ट हो जाता था और इन्फिनिटी तक जाएगा तो इन्फिनिटी तक बढ़ता जाता था। उससे पहले x की वैल्यू नेगेटिव तो लेते ही नहीं थे, जीरो भी कभी नहीं लेते थे। लेकिन जैसे ही हम x की वैल्यू यहाँ पर ये जो 1/2 लिया है, 1/2 यानी कि आपने 1 से कम लिया है, तो 1 से नीचे अगर चले गए, मतलब x की वैल्यू अगर 1 से कम लेंगे इस वाले पॉइंट, इस वाले इंटरवल में, याद रखना नेगेटिव आएंगे सारी वैल्यूज, है ना। सारे के सारे जो y होंगे आपके वो नेगेटिव आएंगे, क्लियर है, ठीक है भाई। तो जैसे लॉग हाफ है विद बेस ई, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना है कहीं उसको पॉजिटिव मानकर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में गड़बड़ कराओ। ये तो बहुत ऑब्वियस वाला था कि देखकर पता लग गया कि ऐसा है, और ध्यान रखना है, ठीक है ना भाई। अच्छा तरीका क्या होता है,
तरीका ये होता है, पॉलिनोमियल जितने भी फंक्शंस होते हैं उनका आप डेरिवेटिव करोगे, मान लो इसको y मान लिया, dy by dx निकालोगे, dy by dx करके क्या करते हैं उसको फैक्टराइज करना है, जितने भी बन रहे हैं मैक्सिमम 3 तक दे देगा फैक्टर, इससे ज़्यादा नहीं देगा, ठीक है। तो तीनों को फैक्टराइज अगर कर लिया, लेट्स से ऐसा कुछ है, ले ही लेते हैं एक एग्जांपल, 3x² है, x-1 है और x+2, तो क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट आएंगे इसके, 0 आएगा, 1 आएगा और -2। तो क्या करना है, क्योंकि जो क्यूबिक इक्वेशन या बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको देखकर तो नहीं बता पाऊंगा ना मैं कि भाई कहाँ पर इंक्रीजिंग है कहाँ पर डिक्रीजिंग है, अगर इंटरवल्स में अलग अलग। 0 तो 1 2 को हाँ, -2, 0 और 1, फिर मैं क्या करूंगा, इन दोनों के बीच में कुछ भी वैल्यू लूंगा, फिर इन दोनों के बीच में कुछ लूंगा, फिर इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में। और ये जो मैं साइन डायग्राम बना रहा हूँ, किसका साइन डायग्राम है, कोई बताएगा, dy by dx का या y का है, ये साइन डायग्राम किसका हो रहा, dy by dx, क्योंकि मुझे y से मतलब नहीं है, मुझे तो dy by dx की वैल्यू देखनी है, पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ। क्लियर हो गया सभी को, ठीक है भाई। यस सर। फिर इसके बाद है तुम्हारा टेंजेंट नॉर्मल आता है। टेंजेंट नॉर्मल में आपको जैसे स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन पढ़ी है आपने, टेंजेंट का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय m dy by dx से डिनोट करते हैं, और अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल ले रहे हैं क्योंकि वो परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप क्या होगा भी, -1 dy by, ठीक है, इसको m1 मान लेते हैं, इसको m2। अब अगर इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट x1 y1, तो इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल्स टू dy by dx x minus x1 और प्लस y, हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दी। और अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख रहे हैं -1 तो y इक्वल्स टू बस -1 dy by dx x minus x1 प्लस y, ठीक है भाई। स्लोप तो निकाल लोगे, पॉइंट दे ही रखा होगा, बस पॉइंट की वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल वाला हो गया, लाइक बस इतना ही इसमें टेंजेंट नॉर्मल में इतना ही है। बाकी क्वेश्चन लाइक दे रखे होंगे, उसमें कंडीशन गिवन होगी कि क्या निकालना है। कभी कभी वो पॉइंट पूछ लेता है, कभी इक्वेशन पूछ लेता है, कभी कुछ कंडीशन पूछ लेगा कि क्या है क्या नहीं। तो बेसिक तो यही है, बाकी तुम्हें वो एक्स एक्सिस के पैरेलल वाई एक्सिस के पैरेलल वाला थिंग पता है कि भाई अगर एक्स एक्सिस लिखा है तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन बताएगा कोई क्या होती है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, वाई इक्वल टू 0 लिखी जाती है। वाई एक्सिस की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, एक्स इक्वल टू 0 लिखी जाती है। इसका स्लोप क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। इसका स्लोप क्या होता है, उल्टा लिख दिया, एक्स एक्सिस का आएगा भी 0 हॉरिजॉन्टल का, और वाई एक्सिस का आएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। और नॉट डिफाइंड का उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, मान लो तुम्हें इक्वेशन लिखनी है और इक्वेशन में नॉट डिफाइंड आ रहा है राइट साइड पर, तो क्या करो, दोनों साइड पे जो लाइक फ्रैक्शन या जो भी गिवन है उनको रेसिप्रोकेट कर दो, और नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या कर दो, 0 कर दो, फिर लेके सॉल्व करना है, ठीक है। क्लियर, मान लो कुछ ऐसा आएगा कई बारी y इक्वल टू, क्योंकि उसने बोला था, मान लो वो कह देगा कि जो टेंजेंट या नॉर्मल है वो पैरेलल टू y एक्सिस है, तो यहाँ पर तुम्हें स्लोप कितना लिखना पड़ेगा, नॉट डिफाइंड, x माइनस लेट्स से 2 है और प्लस 3। अब बताओ इक्वेशन क्या होगी, ये टेंजेंट की इक्वेशन है, इसको लिख के बताओ क्या आएगा आंसर। 3 नहीं y इक्वल टू 3 क्या लिखूं, इसको अगर इससे मुझे आंसर निकालना है प्रॉपर, तो क्या आएगा आंसर, y is equal to 1/3। y इज इक्वल टू 1/3। यस सर। गड़बड़ कर दिया, जल्दी बताओ भाई, सारे देख के बताओ फटाफट क्या आएगा आंसर। अभी तो बताया मैंने कि नॉट डिफाइंड का उल्टा 0 होता है भाई, तो ये तो सॉल्व ही नहीं हो रहा, क्या करें इसको, तो ऐसे करेंगे भाई, इसमें y माइनस 3 इक्वल टू आएगा नॉट डिफाइंड x माइनस 2। अब यहाँ से क्या करेंगे, मैंने कहा था रेसिप्रोकेट कर दो भाई, और y माइनस 3 अगर अपॉन x माइनस 2 नॉट डिफाइंड है आपका, तो रेसिप्रोकल करके मैंने कहा था इसको 0 लिख दो, यानी कि x माइनस 2 डिवाइड बाई y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो भाई x इक्वल टू 2 आएगा। ये इक्वेशन है, समझ में आया, क्लियर है सबको। तो रेसिप्रोकल मैंने कहा था, नॉट डिफाइंड की वैल्यू लिखकर फ्रैक्शन में दोनों साइड पे रेसिप्रोकेट कर देना, तो नॉट डिफाइंड का उल्टा वही 0 हो जाएगा, और इसका उल्टा ये आ गया, तो यहाँ से सॉल्व होगा ही, और आंसर आएगा x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 या 1/3 नहीं, क्लियर है। ठीक है भाई, सभी को आया समझ में, क्योंकि ऐसी सिचुएशन आएगी तो समझ गए ना कि क्या करना है। फिर वो कह देता है कि दो कर्व आपस में परपेंडिकुलर हैं, या दो कर्वों के बीच में एंगल निकालो, तो तुम्हें लगेगा कि दो कर्व्स के बीच में कैसे एंगल होगा। तो मान लो दो कर्व हैं ऐसे,
तो मैं अगर कह रहा हूँ कि दो कर्व्स के बीच में एंगल निकालो, तो कौन से एंगल की बात कर रहे हैं? मतलब बेसिकली हम ये बात कर रहे हैं जिस पॉइंट पे पहले वो इंटरसेक्ट करेंगे, पहले तो वो निकाल लो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि दो कर्व्स के बीच में एंगल बताओ, या वो कह देगा कि एंगल कह देगा ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल कर्व्स हैं, तो जब भी वर्ड आ जाए ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनली कट कर रही है, कट ऑर्थोगोनली, इसका मतलब है एट 90 डिग्री। तो वो कह रहा है कि वो दोनों कर्व्स जो है वो 90 डिग्री पर कट कर रही हैं। अब कर्व्स 90 डिग्री पे कट करने का मतलब है दोनों की जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पहले तो वो निकाल लो। सबसे पहले वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकलने के बाद कैसे, एक का y दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू फिर x से y आ जाएगा। उस पॉइंट पे क्या करना, दोनों की टेंजेंट बना लो। दोनों की टेंजेंट का मतलब स्लोप निकाल लो, पहले का निकाल लिया, दूसरे वाले की टेंजेंट का भी स्लोप निकाल लिया, तो ये मान लो m1 आ गया, ये m2 आ गया। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल है, मान लो एक्यूट एंगल में बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, थीटा। तो ये थीटा जो होगा इसका tan इक्वल टू क्या होगा, वही जैसे हम फॉर्मूला लगाते थे m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1, ठीक है। तो ये आंसर जो आएगा एक्यूट एंगल देगा तुम्हें, अगर मॉड लगा रहे हो। अगर पूछा एक्यूट, ऑब्ट्यूज पूछा है तो 180 माइनस कर देना। क्लियर सबको? ऑर्थोगोनल कर्व्स क्या होती हैं, क्लियर भी सभी को? Yes, sir. ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि दो कर्व्स के बीच में एंगल निकालो, या एंगल दे रखा हो, कुछ कंडीशन पूछी हो, तो ध्यान रखना ये बात, दोनों का स्लोप निकालना, उन मतलब टेंजेंट्स के बीच के एंगल की बात कर रहा है। कहाँ पर? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, जहाँ पर दोनों के दोनों पॉइंट, लाइक दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, उस पॉइंट पे हम स्लोप निकालेंगे, ठीक है। और दोनों का टेंजेंट का स्लोप निकालकर ये वाला फॉर्मूला जो होता था कि दो लाइनों के बीच में एंगल निकालने वाला, वो यूज कर लेंगे, तो एक्यूट एंगल मॉड लगाकर सॉल्व करेंगे। फिर आता है तुम्हारा, अब मैक्सिमम मिनिमम में छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ जल्दी से पहले कि क्या क्या याद रखना है। मैक्सिमम मिनिमम में तीन चार जो फिगर है वो लाइक लर्न कर लो, ताकि रिलेशन निकालने में डिफिकल्टी ना हो। ज्यादातर तो क्वेश्चन में लाइक समझ में आ जाता है, बट कुछ क्वेश्चन में क्या होता है पहले खुद फिगर आउट करना पड़ता है। जैसे मैंने रेट मेजर में बताया था कि वॉल्यूम इक्वल टू लिखा हुआ है 1/3 पाई स्क्वायर एच, तो आर और एच की वैल्यू हमें एल की टर्म्स में निकालनी थी, तो हमने साइन कॉस लेके निकाल दिया, वो तो बहुत ईजी था। कई बार क्या होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो पेपर में टाइम वेस्ट ना हो उससे पहले मुझे कम से कम कुछ चीजें याद होनी चाहिए। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आता है टिपिकल कि भाई एक स्फीयर के अंदर एक सिलेंडर है, तो मुझे बता दो कि सिलेंडर की क्या हाइट जो होगी, वो रेडियस जो है, क्या कहते हैं, सॉरी रेडियस कह रहा हूँ, सेंटर ऑफ द स्फीयर, उससे क्या इक्वली डिवाइड होगी, या ऊपर कम नीचे ज्यादा ऐसा हो सकता है? क्या जो सेंटर होगा स्फीयर का वो एग्जैक्टली मिडल में होगा हाइट के सिलेंडर की, या नहीं कह सकते ऐसा? ओ से लेकर ए तक क्या बोल सकते हैं कि अगर पूरी हाइट एच थी, तो ओ से लेकर ए तक मैं कह सकता हूँ h/2 होगा, Yes, sir. क्योंकि सिमेट्रिकल है। मतलब मैंने जो फिगर बनाया है वो नॉट ड्रॉन टू स्केल है, मतलब ऐसा हो सकता है कि मेरा ऊपर वाला थोड़ा सा कम दिख रहा हो, नीचे वाला पोर्शन ज्यादा दिख रहा हो जो छूट गया है, पर एक्चुअली जब बनाएंगे हम, मतलब हमें तो रफ फिगर बनानी है, तो जो स्फीयर के अंदर जो सिलेंडर होगा, वो अगर सिलेंडर राइट सर्कुलर सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब सीधा होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए सिलेंडर, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर को जब जब भी आप प्लेस करोगे किसी स्फीयर में, और इस तरह से टच कराओगे लाइक साइड से दोनों की, तो जो हाइट होगी सिलेंडर की वो एग्जैक्टली हाफ हो जाएगी बाय द सेंटर, जो स्फीयर का सेंटर है उससे। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ ये h/2 है, क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर है। ये मेरा कैपिटल आर है, लेट से मैंने अपने स्फीयर जो गिवन स्फीयर है ये फिक्स्ड होगा, मान लो ये गिवन है यानी कांस्टेंट है, इसका मान लिया कैपिटल आर सिंबल है, और मैंने छोटा आर मान लिया रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो इन तीनों में कनेक्शन बन गया डायरेक्टली, क्या कि कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू होगा h²/4 प्लस आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई तुम्हारी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस h²/4। फिर जब वो कहेगा कि वॉल्यूम मैक्सिमाइज करके बताओ, कंडीशन बताओ क्या है, तो तुम्हें पता लग गया कि जब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखोगे जिसको मैक्सिमाइज करना है, उसमें स्मॉल आर स्क्वायर की जगह ये लिख दोगे ना, और इंटू एच। तो किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे यहाँ पर? एच के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, जिसमें आर क्या होगा तुम्हारा, कांस्टेंट का काम करेगा, ठीक है, क्लियर है। और इक्वल टू फिर 0 रखते हैं फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, याद आ गया? याद आ रहे हैं भाई? Yes. ठीक है। तो जो कंडीशन आनी होगी कि कैपिटल आर हाइट में और स्मॉल आर और कैपिटल आर में क्या रिलेशन है, वो निकल जाएगा। ऑप्शन दे रखे होंगे, उन्हीं में से कुछ पूछा होगा रिलेशन।
मैक्सिमा मिनिमा भी पूछ सकता है, डबल डेरिवेटिव करके ये भी पता लग जाएगा कि मैक्सिमा या मिनिमा है। अच्छा, जो ज़्यादा फुल प्रूफ मेथड है वो फर्स्ट डेरिवेटिव है या सेकंड डेरिवेटिव है मैक्सिमा मिनिमा के लिए? अगर मुझे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालना है किसी पॉइंट पर, तो उसके लिए फुल प्रूफ मेथड कौन सा है, फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव? फर्स्ट। और सेकंड, फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो सेकंड डेरिवेटिव में क्या प्रॉब्लम है बता दो जल्दी से कि सेकंड डेरिवेटिव कहाँ पे फेल हो जाता है? जीरो आ जाता है कभी कभी। जब जीरो आ जाए, कहाँ पे जीरो आ जाता है? जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लिया, 3 तरह के पॉइंट होते हैं ना, बोलते हैं क्या क्या, इनको बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? स्टेशनरी पॉइंट। जहाँ पर dy/dx हमने किया जीरो आ गया। तो 3 तरह के हो सकते हैं, लोकल मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है, और एक और क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन। मतलब डिक्रीज हो रहा था, फिर एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ से टर्न तो हुआ लेकिन फिर दोबारा और डिक्रीज होने लग गया। मतलब ऐसे देखिए, जैसे ये था, डिक्रीज हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, इस पॉइंट के बाद लग रहा था कि ऊपर जाएगा, बट यहाँ से भी फिर क्या होने लग गया, डिक्रीज होने लग गया, नीचे जाने लग गया। तो ये जो होगा ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, ये याद रखना। पर अब कंडीशन क्या होगी, ये तो ग्राफ को देखकर बता रहे हैं, तो कंडीशन क्या क्या है? सबसे पहला तो यही है कि फर्स्ट डेरिवेटिव तो जीरो होगा, ये तो कंफर्म है। कहाँ पर? स्टेशनरी पॉइंट पर। स्टेशनरी पॉइंट कितने टाइप के होते हैं, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब डबल डेरिवेटिव की बात करते हैं, पता कैसे लगेगा, कैटेगराइज करना है कि कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा क्या है। तो पहला तो है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जिसको हम बोल रहे हैं फुल प्रूफ है, उसमें प्रॉब्लम होती ही नहीं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता था, फॉर मैक्सिमा मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो बताएगा जल्दी जल्दी, पहला कर रहे हैं हम फॉर लोकल मैक्सिमा, फिर बताएगा क्या डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। फॉर लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू लेट्स से ए पॉइंट पर अगर मैं कह रहा हूँ कि लोकल मैक्सिमा है, तो कैसे क्या कहेंगे कि जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव का क्या करेंगे, साइन डायग्राम बनाएंगे। लेट्स से ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट के अबाउट जो लेफ्ट में साइन आएगा वो कैसा आएगा डेरिवेटिव का, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और लेफ्ट राइट में क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, तो इसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि भाई इंक्रीज हो रहा था, ए तक पहुंच के मैक्सिमम तक गया और फिर उसका डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो इसलिए इस पॉइंट पर कैसा पॉइंट आएगा, लोकल मैक्सिमा आएगा। फिर फॉर लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू उल्टा हो जाएगा, जो साइन डायग्राम उसमें ए पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, साइन डायग्राम फॉर dy/dx, ये dy/dx के लिए साइन डायग्राम लेते हैं। तो यानी कि डिक्रीज हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, एक पॉइंट तक रीच करा, उसके बाद फिर वो प्लस मतलब उसके आगे इंक्रीज होने लग गया। तो ये जो पॉइंट आएगा आपका, ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा आएगा। और तीसरा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कैसा आएगा कोई बताएगा? एट लेट्स से एक्स इक्वल टू क्या आएगा, इसमें दो कंडीशन है। नेगेटिव या पॉजिटिव। हाँ, या तो दोनों साइड पॉजिटिव होगा भाई, या फिर दोनों साइड ही नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब डबल डेरिवेटिव टेस्ट आता है। कभी कभी सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट जो होगा वो लाइक मान लो तुम फैक्टराइज ही नहीं कर पा रहे, है ना, या टफ लग रहा है तुम्हें, वैसे तो ठीक है, परफेक्ट है, लेकिन जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं मैक्सिमम मिनिमा के, वो ज़्यादातर तुमने करे होंगे डबल डेरिवेटिव करके करते हैं, है ना। तो ठीक है, डबल डेरिवेटिव भी ठीक है, लेकिन बस गड़बड़ तब होगी जब आपका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो आया लेकिन सेकंड डेरिवेटिव भी क्या आ गया, मान लो जीरो आ गया। जैसे y इक्वल टू एक्स के और 4 लिखा है, इसका मैंने इसका ग्राफ कोई बताएगा कैसे बनाएगा? जैसे एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनता है वैसे ही बनेगा, बस थोड़ा सा लाइक और नैरो सा बनेगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू 2 लेते थे पहले, तो 2 का स्क्वायर आता था 4। अब जो बनेगा मतलब ये मान लो एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ऐसा होता था। तो अगर आपने एक्स के लिए 2 ली तो आपका आंसर आ गया लेट्स से 4 आ गया। अब क्या होगा, कुछ ऐसा आ जाएगा। अब 2 लेने से क्या आएगा, डायरेक्टली 16 पे पहुंच जाएगा। तो ग्राफ जो होगा वो कैसा बनेगा, थोड़ा सा इसका जो 2 पॉइंट है बहुत ऊपर चला जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा, पतला सा बनेगा। तो ये हो गया भाई मेरा एक्स वाई इक्वल टू एक्स और 4 का ग्राफ। तो पैराबोला ही बनेगा, बस थोड़ा सा नैरो बनेगा, स्ट्रेच्ड होके। तो अब अगर मुझे इस ग्राफ को देखकर बताना है कि मैंने dy/dx करा, मेरा आ गया आंसर 4x3, जीरो रखा तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, जीरो ही आ गई।
अब डबल डेरिवेटिव अगर मैं करूं तो आएगा 12x² और x के लिए 0 पुट करूंगा तो भाई 0 ही आ गया, है ना। तो अब डबल डेरिवेटिव अगर 0 आ गया तो मैं बता ही नहीं सकता कि मैक्सिमम है मिनिमम है, जबकि है क्या, कोई बताएगा ये पॉइंट है क्या, लोकल मैक्सिमम है मिनिमम, मिनिमम मिनिमम है, पर हमें डबल डेरिवेटिव से क्या हुआ पता ही नहीं लगा, है ना। कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, जब डबल डेरिवेटिव 0 आ जाता है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बना देते हैं, क्योंकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में डबल डेरिवेटिव वैसे 0 ही आता है, बट ऐसा नहीं कि डबल डेरिवेटिव 0 आ गया तो पक्का ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो कि डबल डेरिवेटिव 0 आ गया लेकिन पॉइंट ऑफ मिनिमम है वो, तो यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव से सही रहेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव कर लो सही आएगा। साइन डायग्राम बनाया, 0 लिया क्रिटिकल पॉइंट, 0 से अगर कम कुछ भी लेते हो तो उसका क्यूब करोगे नेगेटिव का, तो नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव आएगा, और पॉजिटिव का क्यूब करोगे पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव आने का मतलब ये पॉइंट क्या है, लोकल क्या होगा, मिनिमा, राइट, क्लियर है। तो एक तो आपको ये वाला जो मैंने बताया फिगर जिसमें रिलेशन निकालना, एक तो ये हो गया, और कैसा आ सकता है, अच्छा इस विंडो का अगर मुझे बताना है पहले, ये लेट से है x, ये है x और ये y, इस विंडो का पेरीमीटर बता दो क्या, पेरीमीटर भी बता दो और एरिया भी बता दो जल्दी से, पेरीमीटर क्या होगा इसका बताओ भी, क्या लिखूं पेरीमीटर, सर ऊपर से सेमी सर्कुलर है। हाँ सेमी सर्कुलर, वो लग नहीं रहा, लेकिन मैंने क्या करा, एक रेक्टेंगुलर विंडो के ऊपर एक सेमी सर्कुलर ओपनिंग है इस तरह से, तो इसका मुझे पेरीमीटर लाना है, तो सेमी सर्कुलर है मान के चलो, 2x plus y plus pi into y by 2 2x plus y plus pi into y by 2 पाई इंटू वाई बाई 2, ठीक है, रेडियस जो होगा वो आधा होगा वाई का, ठीक है। तो इसमें कुछ बच्चे 2x plus 2y कर देते हैं बेटा, अंदर से ध्यान रखना ये वाला नहीं लेंगे पेरीमीटर में, इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन एरिया में क्या होगा फिर, एरिया क्या लिखूंगा, एक्स वाई एरिया तो भाई आपका एक्स वाई आएगा रेक्टेंगल का, और ऊपर वाले सेमी सर्कल का क्या आएगा, पाई वाई बाई 2 का होल स्क्वायर, क्लियर, यस ठीक है। फिर एक फिगर ऐसा होता है कि कभी कभी कोन के अंदर एक फिक्स्ड कोन है जिसका सेमी वर्टिकल एंगल लेट से दिया हुआ है, सेमी वर्टिकल मतलब इतना एंगल दिया हुआ है, लेट से अल्फा, हाइट दी हुई है इसकी मान लेते हैं कैपिटल एच है, और इसका रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर, और इसके अंदर क्या कर दिया, एक राइट सर्कुलर कोन, सॉरी कोन के अंदर राइट सर्कुलर सिलेंडर हमने क्या करा, लार्जेस्ट स्क्वायर किया, जिसका वॉल्यूम मुझे मैक्सिमाइज करना है, तो इसका रेडियस मैंने मान लिया स्मॉल आर है, और इसकी हाइट मान ली स्मॉल एच है। कोई बताएगा मुझे इन चारों में क्या रिलेशन होगा, या पांचों में, अल्फा कैपिटल आर कैपिटल एच स्मॉल एच, इन पांचों में क्या 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 रिलेशन होगा, जो इन पांचों को कनेक्ट करता है, क्या रिलेशन लिखूं, अब ये पता है रिलेशन डायरेक्टली पहले से कर रखी है प्रैक्टिस, तो पेपर में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली जो भी निकालना है रिलेशन वो लिखकर हम निकाल लेंगे, और जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वो ले लेंगे, नहीं तो हम सोचते रहेंगे अभी सिमिलर कहाँ पे बन रहे हैं ट्रायंगल्स, क्या रिलेशन बनाए, जल्दी से बताओ क्या रिलेशन लिखूं, किसी को नहीं आ रहा, टेन अल्फा भाई कैसे कैसे लिखा जा सकता है, दो तरह से लिखा जा सकता है टेन अल्फा, एक तो मैं ले लेता हूँ ये वाला ट्रायंगल, देखो ए बी सी ट्रायंगल में यहाँ पर 90 डिग्री है, तो ए बी सी में अगर मैं टेन अल्फा ले रहा हूँ तो 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या लिखूँ बताओ, टेन अल्फा स्मॉल कौन सा स्मॉल आर डिवाइड बाय, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। ठीक है, और दूसरा बड़े ट्रायंगल में भी तो ले सकता हूँ ए बी सी, और ऐसे भी तो ले सकता हूँ पी और क्यू, ए पी क्यू ट्रायंगल, ये भी तो 90 डिग्री है यहाँ पर, इसमें क्या होगा टेन अल्फा, क्योंकि इसमें भी आ रहा है अल्फा एंगल, इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, कैपिटल आर डिवाइड बाय कैपिटल एच, तो ये रिलेशन याद रहेगा भी कैसे लिखा था, यस ठीक है, सर। सिमिलैरिटी लगा के भी कर सकते हो, मान लो फिर मैंने ऐसे भी ले लिया कि
स्लांट हाइट भी लेनी पड़ जाए अगर, तो फिर आपका टेन की जगह आपका साइन कॉस लगा सकते हो आप, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा लेना है, ठीक है भाई। मान लो ये स्मॉल हाइट, ये स्मॉल है एल, ये कैपिटल है। वैसे तो मैं सिलेंडर और कोन की बात कर रहा हूँ, तो स्लांट हाइट की तो चलो इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, बट सिमिलैरिटी भी क्राइटेरिया यूज कर सकता था मैं यहाँ पर। सिमिलैरिटी मतलब जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं दोनों ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए क्यू पी, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बाय डबल ए, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी इक्वल कह सकता था मैं, तो उससे भी यही आता रिलेशन। पर यहाँ पर टेन अल्फा की टर्म्स में भी आ गया इक्वल टू, ठीक है। तो ये रिलेशन याद रखना है, जिसमें कैपिटल आर और कैपिटल एच को ध्यान रखना, क्योंकि जब बोलता है कि कोन के अंदर इंस्क्राइब करा गया एक सिलेंडर, लार्जेस्ट सिलेंडर, तो सिलेंडर का रेडियस और हाइट वेरिएबल है, लेकिन जो कोन है, कोन का हमारा जो रेडियस, हाइट या जो उसका सेमी वर्टिकल एंगल है वो फिक्स है, ठीक है भाई। अच्छा, हमने डेरिवेटिव करा कभी dv बाय dh करा और सॉल्व करके कुछ ऐसा आ गया, लेट्स से कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर, अच्छा तुम जैसे क्वाड्रिक लिखते हो ऐसे लिखते हो, एक्स स्क्वायर माइनस लेट्स से 5x प्लस 6 लिख दिया, तो मान लो ऐसा लिखा आ गया आर स्क्वायर एच स्क्वायर, एच के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करा तो ऐसा आ गया मान लो आंसर। चलो ये आ गया। अब इसको आपने इक्वल टू 0 रखा, तो इसकी मिडल स्प्लिटिंग कर लो कि फैक्टराइज कर लो किसे, हो जाएगा भी फैक्टराइज, जैसे इसको करोगे वैसे इसको भी कर लोगे ना फैक्टराइज, ये दिख रहा है, मिडल स्प्लिटिंग हो जाएगी इसकी भी, या नहीं होगा, हो जाएगा भी मिडल स्प्लिटिंग, यस सर। ठीक है, हो जाएगा ना, 3RH माइनस का 2RH इसका 6, इन दोनों में से कॉमन लिया RH, RH माइनस 3, इन दोनों में से माइनस का 2 कॉमन लिया, RH माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पर भी इस तरह से एक मिडल स्प्लिटिंग हो जाएगी, ठीक है ना। ये तो मैंने वैसे एक एग्जांपल दिया है, सॉल्व कर लोगे, ठीक है। मतलब जैसे हम बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़, जैसे मान लो मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दिया इक्वल टू 0, तो अगर ऐसा भी कुछ लिख के देते हैं तो ये भी मिडल स्प्लिटिंग बिल्कुल सेम होगा। जैसे मान लो लिखा हो x की पावर 8 लिखी हो, y की और 6 लिखी हो, माइनस 5x की पावर 4 लिखी हो, y की पावर 3 लिखी हो, प्लस 6, ये दोनों सेम ही है, कुछ नहीं है इनमें डिफरेंस। x की पावर 4 y क्यूब को कुछ और वेरिएबल मान लो, लेट्स से a मान लो, तो तुम्हारा ऊपर वाली इक्वेशन जैसी बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6, ठीक है। हिंट ये होती है कि भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो वेरिएबल्स का लाइक डिग्री आता है, और जो बीच वाला लिखा है इसका स्क्वायर करने पर और फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने पर जो डिग्री टर्म, वेरिएबल टर्म्स की डिग्री आ रही है, पावर आ रही है टोटल, वो सेम आएगी, बीच वाले का स्क्वायर और फर्स्ट और थर्ड वाले का, तो मिडल स्प्लिटिंग वाला फंडा बन जाता है। या फिर आप लेट करके भी कर सकते हो, ठीक है। फिर एक फिगर ऐसी होती है कि लाइक ऐसे बना हुआ है, मान लो इसमें एक सर्कल के अंदर लार्जेस्ट क्या बनाना है, लेट्स से रेक्टेंगल बनाया, इसका एरिया मैक्सिमम करना है, तो प्रूव करना है कि वो स्क्वायर है। तो यहाँ पे रिलेशन क्या बनाएंगे, जो डायगोनल होगा वो सेंटर से पास होगा। कोई बताएगा इसका रीजन, कि जो मैंने रेक्टेंगल बनाया ABCD लेट्स से, उसमें मैंने जो डायगोनल लिया वो सेंटर से, पक्का कैसे पता मुझे सेंटर से पास होगा, कैसे कह सकता हूँ डायरेक्टली, कि जो डायमीटर होगा वो पक्का सेंटर से ही पास हो रहा होगा, डायगोनल, सॉरी डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल पासिंग थ्रू सेंटर ओनली, ऐसे कैसे कह सकते हैं इसका रीजन, या डायरेक्टली एज्यूम कर लें बस, बताओ भाई। सेमी सर्कल में तुमने थ्योरम पढ़ी थी 9th क्लास में कि सेमी सर्कल में कहीं पर भी एंगल बना लो 90 डिग्री बनता है ना, तो अगर ये 90 डिग्री बन रहा है और ये ए से एक कॉर्ड है, तो वो कॉर्ड क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए भाई, डायमीटर होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो फिर ये 2r हो गया, सर्कल का रेडियस फिक्स है 2r का स्क्वायर, और इसको x मान लूंगा, इसको y मान लूंगा, तो इन तीनों में एक रिलेशन बन गया लेंथ, ब्रेड्थ और रेडियस में। फिर अगर वो एरिया कहता है मैक्सिमाइज करो, तो एरिया का फॉर्मूला क्या लिखोगे रेक्टेंगल का, x इंटू वाई लिखोगे, राइट, जिसमें से तुम्हें अब मुझे बताओ y या x की वैल्यू जब निकालोगे तो रूट वाली पुट करोगे या स्क्वायरिंग बोथ साइड करके सॉल्व करोगे,
ज़्यादा इजी क्या है? zero. स्क्वायरिंग करके, लेकिन स्क्वायरिंग करके जब सॉल्व करोगे तो हम उसको ऐसे बोल देते हैं ए का स्क्वायर इक्वल टू जेड मान लेते हैं, एक अनदर वेरिएबल। अब अगर z की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम होगी तो अकॉर्डिंगली हमारा a भी क्या होगा, मैक्सिमम मिनिमम होगा, है ना। जैसे भाई जब हमें ये तो पता ही है कि एरिया जो है, वैसे तो हम ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि ऐसा भी हो सकता है -3 और -4, -3 और -4 में से भाई -3 बड़ा होता है, पर स्क्वायर जब करते हैं तो -4 का बड़ा आएगा स्क्वायर। तो ऐसे मतलब जनरली स्पीकिंग बात नहीं कर सकते ऐसे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम एरिया वॉल्यूम से डील कर रहे हैं तो हम मान के चल रहे हैं पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, क्लियर है भाई? ठीक है। अच्छा, वैसे भी ये ठीक नहीं है, अगर पॉजिटिव वैल्यू उनके लिए भी ठीक नहीं, क्यों? क्योंकि 0 से 1 के बीच में अगर कुछ आंसर आता है, अगर मेरा आंसर 0 से 1 के बीच में आंसर आता है तो क्वेश्चन ऐसा बना सकते हैं घुमा के कि भाई आपने क्या करा, सॉल्व कर दिया और मैक्सिमम मिनिमम करना था तो आपने ए स्क्वायर जो था वो निकाल दिया कि भाई मैक्सिमम होगा इस पॉइंट पर और मिनिमम होगा इस पॉइंट पर मान लो अगर वैल्यू एरिया या वॉल्यूम की, लेट्स से एरिया या वॉल्यूम की कुछ वैल्यू ऐसे आ रही है, मान लो 0.2 और एक है 0.3। अब अगर मैं कहूँ कि स्क्वायरिंग कर दी मैंने तो 0.2 की वैल्यू 0.2 का स्क्वायर ज्यादा आएगा या 0.3 का स्क्वायर ज्यादा आएगा? है भाई, 0.2 का स्क्वायर ज्यादा आएगा या 0.3 का? इसका आएगा 0.04, इसका आएगा 0.09, किसका ज्यादा आ रहा है भाई? 0.2 का स्क्वायर ज्यादा आ रहा है ना। पर जनरली मतलब जो क्वेश्चंस होंगे उसमें हम स्क्वायरिंग करके ही करते हैं सॉल्व, और मैक्सिमम मिनिमम प्रूव कर देते हैं कि भाई अगर ए मैक्सिमम है तो उसका स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा, ए मिनिमम है तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, मिनिमम होगा, राइट। पर मतलब ये वाली जो मैं वैल्यूज ली हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना ही चीज़ों का, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर क्वेश्चन में ऐसे आपको टेस्ट करना है, पर कहीं ना कहीं पर ये चीज़ मतलब थोड़ा सा मैटर करती है, तो ध्यान रखना। ऐसे मत सोचना कि अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो जो बड़ा नंबर है उसका ही स्क्वायर बड़ा आएगा। तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया, 0 से 1 के बीच में जो नंबर्स होते हैं उनके स्क्वायर क्यूब करने पे क्या होते हैं, छोटे हो जाते हैं बड़े होने की जगह। क्लियर है सभी को? Yes. ठीक है भाई। सर आपने हाँ उल्टा भैया, तो लगा दिया साइन, कहाँ पर? 0.04 और 0.09। अच्छा, हाँ 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 भाई, ये तो मैंने गलती लगा दिया, सॉरी, 0.09 ही बड़ा है ना। हाँ भैया, कौन बड़ा है हमारा? 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो 0.09 आएगा और 0.04 आएगा। हाँ, ये तो गड़बड़ी कर दिया मैंने। अच्छा, लेकिन अगर मैं लेता हूँ 1/2 और 1/3, अब बताओ इन दोनों में से कौन बड़ा है? 1/2. 1/2 और 1/3 कौन बड़ा है? 1/2। यस सर। लेकिन अब मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो कौन बड़ा आएगा? 1/2 का स्क्वायर करा, 1/3 का स्क्वायर करा, बताओ कौन सा बड़ा है? 1/3 का स्क्वायर या 1/2? अभी 1/2 sir. 1/2 का स्क्वायर बड़ा होगा, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव वैल्यू के लिए तो हमेशा ट्रू हो गई बात है, Yes sir. ठीक है। हाँ, तो जो मैंने अभी बोला था कि लाइक जब भी एरिया वॉल्यूम से हम डील करते हैं तो मैं नेगेटिव वाला ले रहा था। नेगेटिव वाले में तो हमें पता है कि भाई नेगेटिव वाले में तो हम नहीं कह सकते ऐसा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो उनके स्क्वायर क्यूब जो होंगे वो, अगर मैं x लेता हूं तो x जो होगा वो x स्क्वायर से छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन की वैल्यू 0 या 1 के बीच में। लेकिन अगर एक वैल्यू इफ x1, ये तो ट्रू होगा ऑलवेज कि अगर x1 x2 से बड़ा है, और ये भी गिवन है कि x1 x2 दोनों क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि x1 का स्क्वायर जो होगा वो x2 के स्क्वायर से बड़ा ही होगा, ठीक है। उसमें फिर कोई डाउट नहीं है कि भाई 0 से 1 के बीच में किसके बीच में। लेकिन 0 से 1 वाला मैं क्या फंडा बता रहा था, मैंने कंफ्यूज कर दिया। वो दो के लिए नहीं, वो तो सेम के लिए है। मान लो एक लिखा हुआ है, लेट्स से 0.2 लिखा हुआ है, तो 0.2 जो है और 0.2 का स्क्वायर, इन दोनों में अगर कंपैरिजन कर रहे हैं वो तब आता है कि भाई स्क्वायर जरूर नहीं कि हमेशा ही बड़ा होगा, स्क्वायर छोटा भी हो सकता है ना, ये ठीक है। फिर तो जो ये वाला वर्क कर जाता है हमेशा, ये इसलिए वर्क कर जाता है कि भाई हम स्क्वायरिंग करके एक तो क्या करते हैं, क्वेश्चन को इजी बना लेते हैं। कैसे? नहीं तो अदरवाइज रूट इन्वॉल्व हो जाएंगे। जब रूट आएगा तो फिर वॉल्यूम या एरिया का जब डेरिवेटिव करोगे तो मुश्किल होगा, कोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा या चेन रूल लगाना पड़ेगा, उसमें और डिफिकल्टी होगी। फिर सेकंड डेरिवेटिव करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव तो चलो रूट वाले का हो भी जाएगा, फिर जब मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए डबल डेरिवेटिव करोगे रूट वाले का तो और ज़्यादा ट्रबल आएगी। तो ज़्यादातर लाइक जितने भी क्वेश्चन अगर लगे तुम्हें कि रूट इन्वॉल्व हो रहा है तो हटाकर स्क्वायरिंग कर दिया करो, ठीक है भाई, क्लियर है? सभी यस सभी को सर। आया बेटा समझ में आता? ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट है, चलो एक क्वेश्चन कर दो। मैंने कहा
y इक्वल टू दे रखा है 1/x की होल पावर x दी हुई है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी क्या होगी? 1/x की होल पावर x, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, तो क्या करना चाहिए सबसे पहले? बोथ साइड ln लॉग ले लो, log y इक्वल टू आ गया भाई x log 1/x, ठीक है। अब डेरिवेटिव कर दो, बताओ क्या आएगा? 1/y dy/dx इज इक्वल टू x बार 1 प्लस 1/x का क्या होगा? log 1/x का क्या होगा? 1/1/x और फिर 1/x का माइनस 1/x का, राइट, प्लस log 1/x बार, फिर आगे, या फिर ऐसे भी कर सकते हो इसको और सिंपल बनाने के लिए, x क्या लिख दें? माइनस log x लिखते हैं, ऐसे ज़्यादा बेटर है ना भाई, कैलकुलेशन इजी रखो, ऐसे लिख लो, क्योंकि log 1 0 होता है और नीचे वाला डिवाइड में लिखा होता है उसको माइनस log x लिख सकते हैं। तो क्या आएगा? अब कर दो, प्रोडक्ट रूल लगा लो, क्या आएगा? x बार रखा log x का 1/x प्लस log x को बाहर रखा x का 1, माइनस साइन कांस्टेंट टर्म डिवाइड में मल्टीप्लाई में कहीं कभी भी लिखी हो तो डेरिवेटिव करने से पहले उसको हटा के ब्रैकेट से बाहर ही लिख दिया करो, तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक हो जाती है। इक्वल टू क्या रखते हैं? 0 रखते हैं, निकालो x की वैल्यू क्या आएगी इससे? 1 प्लस लॉग x इक्वल टू 0, तो log x क्या आ गया भाई? -1, तो x कितना हो जाएगा? x की वैल्यू क्या आएगी? बेस क्या है बाय डिफॉल्ट? ये, तो x की वैल्यू क्या आएगी सॉल्व करके? भाई अगर log x आपका -1 है विद बेस e, तो बेटा x की वैल्यू क्या होगी? 1/e, क्योंकि e के -1 आएगा यानी कि 1/e। तो ध्यान रखो जब भी log हटाते हैं, बेस नहीं गिवन है तो बाय डिफॉल्ट e होता है, अगर कुछ और बेस होता तो उसकी पावर रेज कर देते। तो 1/e एक ही पॉइंट आया, मतलब क्रिटिकल पॉइंट अगर मैं कहूँ इक्वल टू 0 रखकर क्रिटिकल पॉइंट एक ही आ रहा है, इस पॉइंट पे या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, या पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि कैसे देखेंगे। तो डेरिवेटिव करके फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करोगे, सेकंड डेरिवेटिव करोगे, बताओ। अच्छा यहाँ पर dy/dx की वैल्यू वैसे ही आई है, x 1/x की होल पावर x इनटू में जो चल रहा था ये सारा का सारा माइनस टाइम्स क्या था 1 प्लस log x, ये चल रहा था, ये आया था। अब हमें 1x की वैल्यू 1/e से कम और x की वैल्यू 1/e से ज्यादा, क्या क्या लोगे वैल्यूज? अब e की वैल्यू होती है 2.7 समथिंग होती है, तो 1/2.7 से बड़ा और एक बार छोटा लेना है, तो e की टर्म्स में ले लो, ज्यादा बेटर है, क्योंकि log जब मैं log में x की वैल्यू जब पुट करोगे तो e वाली वैल्यू पुट करोगे तो इजीली आंसर पता लग जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर में आ जाएगा क्या आ रहा है। तो बताओ क्या लोगे? अगर 1/e से कम लेना है तो क्या ले सकते हैं? 1/2e ले लें, 1/2e ले सकते हैं भाई, और ज्यादा लेना है तो क्या ले लूंगा? 2/e ले लूंगा, ठीक है। तो बताओ जल्दी से मैक्सिमा या मिनिमा इस पॉइंट पर? वैसे तो उसने बोला है मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमा ही आएगा, तो चेक करके बताओ जल्दी से, मैक्सिमम ही आ रहा है क्या? बताओ भाई। 1/e पर से पहले बताओ पॉजिटिव आ रहा है साइन या नेगेटिव आ रहा है? एक नेगेटिव तो साइन लिखा ही हुआ है, अगर 1/e से कम लेते हैं बताओ भाई क्या आ रहा है? अच्छा कोई रेस्ट्रिक्शन बताएगा x के ऊपर? क्या रेस्ट्रिक्शंस है? 1/e से कम कहां तक ले सकता हूं मैं x की वैल्यू? बताओ भाई। भाई जब log x इन्वॉल्व हो रहा है तो x के ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शन चलेगी? greater than 0 से बियॉन्ड 0, हाँ ग्रेटर देन 0, तो 0 से लेकर 1/e के बीच में कोई एक वैल्यू ले लो और 1/e से आगे ले लो। तो 0 से 1/e के बीच में जैसे मैंने बोला 1/2e ले लो, तो 1/2e लेकर सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, इसके बारे में तो टेंशन ही नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर को रेसिप्रोकेट करोगे पॉजिटिव आएगा, उसकी पावर भी कुछ पॉजिटिव लोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, तो इसके बारे में तो कोई टेंशन ही नहीं। तो नेगेटिव एक साइन है और 1 प्लस log x के बारे में हम देख रहे हैं कि साइन क्या आएगा। तो कई बच्चे क्या करते हैं जब सॉल्व करते हैं तो नेगेटिव जो साथ में लिखा हुआ है 1 प्लस log x के बाद उसको भूल जाते हैं, सिर्फ 1 प्लस log x का साइन ले लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली लिख देते हैं। तो ध्यान रखना पहले 1 प्लस log x का साइन आएगा, फिर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके नेट साइन बताना क्या आएगा। तो अगर मैंने लिया x की वैल्यू 1/2e ली
तो 1 प्लस लॉग एक्स का साइन बताओ, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है? सर रिपीट करना। तो हम क्या ले रहे हैं एक्स की वैल्यू? हम एक्स की वैल्यू ले रहे हैं भाई 1/2 ही ले रहे हैं ना, 1/e से कम लेना था, ले लिया। अब मैं यहाँ पर वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ 1 प्लस लॉग एक्स की, तो ये बता दो मुझे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? अगर x की वैल्यू हमने 1/e ली है तो log 1 प्लस लॉग एक्स की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव? भाई 1 प्लस लॉग 1/2 ई प्लस को सॉल्व कर दो ना, बताओ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव आ रहा है, कैसे? 1 प्लस लॉग 1 जो कि 0 होता है और माइनस लॉग 2 ही है ना, ये होगा ना, जिसमें ये तो 0 हो गया तो 1 बचा, और इसको मैं कैसे ओपन कर सकता हूँ, log 2 माइनस लॉग ई, लॉग ही 1 होता है, तो 1 माइनस लॉग 2 माइनस का 1 से 1 कट जाएगा, तो मेरा आंसर आ रहा है माइनस लॉग 2। लॉग 2 की वैल्यू क्या होगी, कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगी, क्योंकि 1 से बड़ा है नंबर हमारा, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव आएगा, और फिर नेगेटिव लेकिन यहाँ भी लिखा हुआ था, ये रहा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या आ जाएगा आंसर, पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पर, और आगे वाला साइन क्या आएगा, निकाल के देख लेना, वो नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम? मैक्सिमम होगा ना भाई, लोकल। तो यानी कि 1/e पर हम कह सकते हैं लोकल मैक्सिमम होगा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी हम बता देंगे, क्लियर है, समझ में आया अभी? तो x की जगह पे बस तुम्हें क्या रखना है, 1/e रखना है, तो आएगा e आ जाएगा, रेसिप्रोकेट होकर, और ये आ जाएगा 1/e, यही आएगा आंसर, e की पावर 1/e, ठीक है भाई, यही इसकी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू, क्लियर है? यस सर नेक्स्ट, हाँ बेटा बोलो, सर एक प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है। बोलो बेटा। हाँ बोलो। A man writes 5 letters. A man tried, Writes 5 letters. ठीक है, Find the total number of ways he can arrange those letters by keeping at least 2 letters delivered the wrong place. दोबारा बोलो बेटा, दोबारा बोलो, क्वेश्चन थोड़ा लाउडली बोलो, क्या कह रहे हो, 5 लेटर हमें क्या करने हैं? 5 letters arrange करने हैं, मतलब पोस्ट बॉक्स। तो 5 लेटर या 10 लेटर? 10 लेटर से, 5। ठीक है, 5 लेटर बॉक्सेस में, हाँ यस सर। ठीक है, पोस्ट करने हैं, ठीक है, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज कि एटलीस्ट 2 लेटर गलत जगह जाए। ठीक है, तो एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी निकालने की, एटलीस्ट 2 रॉन्ग प्लेस है ना, ये कह सर रहे हो? प्रोबेबिलिटी नहीं, मतलब पीएनसी से है। हाँ मतलब प्रोबेबिलिटी है तो वो, मतलब मैं टोटल आउटकम फेवरेबल आउटकम काउंट कर सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी भी पूछ सकता है, ठीक है, मतलब अगर आउटकम काउंट कर पाओगे फेवरेबल और टोटल, तो प्रोबेबिलिटी तो निकल ही जाएगी। तो अब ऐसे सोचो, आपने कहा कि कम से कम 2 रॉन्ग प्लेस्ड हो, है ना, 5 लेटर हैं, ABCDE, ये 5 लेटर हैं लेट से, इनके जो लेटर बॉक्स थे वो फिक्स थे 1 2 3 4 5, है ना, ये तो करेक्ट ऑर्डर था। अब क्वेश्चन तुम कह रहे हो कि 2 लेटर कम से कम रॉन्ग प्लेस्ड हो, यही है ना क्वेश्चन? यस सर। तो पहले तो मुझे बता दो टोटल आउटकम कितने होंगे? 5 फैक्टोरियल। टोटल तो होगा भाई 5 फैक्टोरियल, ठीक है, मतलब हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं भाई कि एक लेटर को एक ही लेटर बॉक्स में डालना है, ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ये भी होता था कि एक लेटर बॉक्स में सारे डाल दिए, वो वाला सिचुएशन नहीं है, ठीक है। तो सभी में पोस्ट करें, लेकिन कम से कम 2 गलत जगह जाएं, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। तो अब अगर टोटल मेरे को पता है 120 वेज है, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एटलीस्ट 2 रॉन्ग हो, तो 2 रॉन्ग का मतलब 3 भी रॉन्ग हो सकते हैं। अच्छा, 2 पहले सोचो 2 रॉन्ग कैसे होंगे, कोई से भी 2 रॉन्ग हो सकते हैं, बी और सी वाला गड़बड़ कर दिया, है ना। अच्छा, एग्जैक्टली 2 में क्या होगा, कोई भी 2 हो सकते हैं, एग्जैक्टली 3 रॉन्ग हो सकते हैं क्या, सोच के देखो। एग्जैक्ट मतलब वैसे एटलीस्ट 2 में हम क्या करते हैं, 2 वाला भी लेते हैं, 3 वाला भी लेंगे, 4 वाला भी, 5 वाला भी, पर पहले सोच लो कि 2 तो रॉन्ग हो सकते हैं, जैसे बी और सी, इमेजिन कर लिया भाई कि बी और सी को इंटरचेंज कर दिया, बी वाला सी में चला गया लेटर, सी वाले का बी में डाल दिया, तो ये तो रॉन्ग हो गया, बाकी ए डी ठीक था। क्या एग्जैक्टली 3 रॉन्ग हो सकते हैं? सोचो सोचो जल्दी से, सर एक एग्जैक्टली ही 3 बोलेगा रॉन्ग कर सर। सकते हैं?
एग्जैक्टली 3 रॉन्ग भी कर सकता हूँ मैं। कैसे भाई, ए को 1 में रखूंगा, ई को भी 5 में रखूंगा, अब इनको ऐसे पर कर उसको दूंगा एक गलत। सेम नहीं आ जाएगा। हाँ, एक मिनट। अब मैं एग्जैक्टली 3 ले रहा हूँ रॉन्ग। देखो ऐसे ले सकता हूँ ना, ये ले लूंगा 3, ये ले लूंगा 2, 4 और ये ले लूंगा 2। तीनों रॉन्ग हो गए ना, ये ठीक है। ऐसा भी हो सकता है ना, ये ठीक है। यस सर। 4 वाला भी हो सकता है, मैं चारों को भी वही इधर उधर करके रॉन्ग कर सकता हूँ और 5 को भी रॉन्ग कर सकता हूँ, राइट। तो अब मुझे बताओ, 2 का काउंट करना पड़ेगा, 3 का करना पड़ेगा, 4 का और 5 का। तो इतने सारे आउटकम्स अगर लाइक काउंटिंग करनी है तो इससे उल्टा ना कर लूं मैं, एटलीस्ट 2 रॉन्ग करने थे ना। तो 2 से कम क्या क्या हो सकता है, 2 से कम क्या हो सकता है, 1 रॉन्ग है। अब सोच के देखो, 1 रॉन्ग होगा कभी, 1 रॉन्ग हो सकता है क्या भाई? नो सर। तो फिर क्या बचा, सारे राइट। 0 रॉन्ग, 0 रॉन्ग का मतलब राइट। तो सिर्फ एक ही तरीका ऐसा है जिसमें सारे सही जाएंगे। और टोटल कितने थे, 120। तो एटलीस्ट 2 वाले जो हैं वो कितने होंगे, समझ में आ गया? यस ठीक है भाई, सर। ठीक है। तो अब तुम क्या कर रहे हो, मैंने ये जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी जब समझाया था यार, मैंने एक चीज बोली थी, तुम्हें याद हो तो मैंने कहा था जब भी आउटकम्स लगे ना तुम्हें कि बहुत सारे आउटकम्स यार काउंटिंग करनी पड़ जाएगी, तो हमेशा ये ट्रिक क्या करना है, आजमाना है कि भाई टोटल में से जो नहीं हो सकता वो वाले निकाल लो, वो कम होंगे। जब तुम्हें लग रहा है कि जो तुम्हारे आउटकम्स हैं फेवरेबल वो बहुत ज्यादा है, भाई 2 वाले भी हैं, 3 वाले भी हैं, 4 वाले भी, 5 वाले भी, पागल हो जाऊंगा मैं काउंटिंग करते करते। सभी का परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाता रहूंगा कि इधर उधर हो जाए, कभी बी सी को चूज करूंगा, कभी सी डी को चूज करूंगा, फिर उनकी अरेंज कराऊंगा, तो बहुत सारे केसेस हो जाएंगे। तो जब इतने सारे केसेस बन रहे हैं तो आप क्या करो, आपको पता है कि भाई टोटल 120 हैं, उनमें से जो पीछे रह गए, मतलब एटलीस्ट का मतलब 2 से काउंटिंग करनी है कि 2 रॉन्ग हो गए, 3, 4, 5, तो 2 से कम वाला 1 और 0 रहता है। 1 तो मुझे समझ में आ ही गया, भाई अकेले को कैसे रॉन्ग करा दूंगा, बाकी को सही रखकर 1 को रॉन्ग करा ही नहीं सकता मैं। भाई कम से कम 2 तो चाहिए ना रॉन्ग करने के लिए, जिनको मैं इंटरचेंज कर दूं। 3 चाहिए या 4 चाहिए, या पांचों के पांचों रॉन्ग भी करा सकता हूँ। 1 को तो अकेला रॉन्ग कर ही नहीं सकता, बाकी को सही रखकर। तो अगर बाकी 4 सही चले गए तो 5वें को तो अपने आप सही लेटर बॉक्स में अपने आप ही चला जाएगा, तो वो तो लेंगे ही नहीं। फिर 0 रॉन्ग वाला बचा। 0 रॉन्ग का मतलब सारे राइट, और सारे राइट वाला तो एक ही केस है। तो यानी तुम्हें 119 जो इतने सारे केसेस थे वो काउंट ही नहीं करने थे, -1 करना था बस। ठीक है, यस ठीक सर। है, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखो हमेशा कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी में भाई जब फेवरेबल आउटकम टोटल आउटकम निकाल रहे हो आप, टोटल आउटकम तो निकल जाएगा, लेकिन फेवरेबल आउटकम आपको लगता है कि एटलीस्ट एटमोस्ट वाले ही क्वेश्चन में होता है कि बहुत सारे आउटकम, बहुत सारे केसेस बन रहे हैं, तो उन केसेस को काउंट ही मत करो। उससे उल्टा वाला जो नहीं हो सकता वो वाला लेकर, वो कम होंगे उनको माइनस कर दो टोटल से। ठीक है, यस क्लियर है? सर। ठीक है, तो आज जो रेगुलर क्लास होगी इवनिंग में बेटा, उसमें करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे। तो मैंने कहा था प्रॉपर्टीज पढ़ के आना, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल की। ठीक है, चलो, यस थैंक यू ऑल। ओके थैंक बेटा। यू।